बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, खासतौर पर पंजाब और गिरदो नवा में, जहां पर धुंध का राज नजर आता है सुबह के औकात में, और कुछ इलाकों में तो इतनी ज़्यादा धुंध है कि हद निगाह मुतासर हो रही है। और मौसम दिन के औकात में तो धूप निकल आती है, गर्मी होती है, लेकिन रात में ठंडी हवा भी चलती है और सुबह में धुंध महसूस की जाती है। कराची में अलबत्ता ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन दिन जो है वो अब गर्म होना शुरू हो गए हैं, चूंकि ऑब्वियसली एक रिवर्स गियर लगना है। अभी बाहर का थोड़ा सा मौसम रहेगा और फिर गर्मियां भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मौसम तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत से पॉलिटिकल सिनेरियोज भी चेंज हो रहे हैं। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिस पर अदालत की तरफ देखा जा रहा है और हर रोज़ की समात को मॉनिटर किया जा रहा है। डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से समात हो या सेनेट में ओपन बैलेटिंग के हवाले से। बहुत से लोग सेनेट इंतखाबात से पहले ही ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टीज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कुछ लोग KPK से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पंजाब से PTI के कुछ लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो इन तमाम सिनेरियोज पर आज हम बात करेंगे। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। बिलाखिर सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो ही गए। आज बाकायदा ऐलान होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी, कल इस्लामाबाद का रेड जोन मैदान जंग बना रहा। हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई से परेशान आवाम को मजीद परेशान कर दिया। बिजली का यूनिट ₹1.53 महंगा, इतलाक फरवरी के बिलों पर होगा। उधर सुई नॉर्दर्न सारिफीन के लिए गैस मजीद 2% महंगी हो गई। ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस पर समात जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। अदालत के रिमार्क्स, आज फिर समात होगी। तरक्याती फंड्स केस, वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, अरकान को फंड देने की खबर गलत है तो तरदीद क्यों नहीं की गई। अदालत के रिमार्क्स। सेनेट इलेक्शन से पहले पंजाब में बड़ा अपसेट का खतरा। पंजाब से PTI के रुकन सरदार खुर्रम लगारी का जमात छोड़ने का ऐलान। मेरे साथ 5 और अरकान असम्बली पार्टी छोड़ देंगे। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। दुनिया भर के सियाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार। चोलिस्तान जीप रैली का आज से आगाज होने जा रहा है। और कजाफी स्टेडियम में आज होगी चौकों और छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका शाम 6 बजे 3 मैचेस की सीरीज के पहले टाकरे में मद्दे मुकाबिल होंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और मैच का हमने जिक्र किया तो मैच तो अब एक्साइटिंग होगा ही, और T20 तो वैसे ही बहुत से लोगों को पसंद भी होता है। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका में के साथ पाकिस्तान आज जो खेलेगा कजाफी स्टेडियम में, वो मैच कैसा रहता है। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत ने कल महंगाई बम गिराया है, आवाम को मजीद परेशान किया और बिजली का झटका दे दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2020 की मद में ₹1.53 फी यूनिट इजाफा कर दिया है। नेपरा की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPAG ने ₹1.80 इजाफे की दरख्वास्त की थी, लेकिन इजाफा सिर्फ ₹1.53 किया गया। और 27 जनवरी 2021 को FCA पर अवामी समात की और इसका इतलाक सिर्फ फरवरी के बिल्स पर होगा। ऑब्वियसली फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है जो दिसंबर के महीने के बिल के साथ लगकर अब फी यूनिट ₹1.53 आपको देना पड़ेगा। तमाम डिस्कोस पर इसका इतलाक होगा। लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। ये भी ख्याल रहे कि 28 जनवरी को नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जो ये बम गिराती है, उसने बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹3.5 इजाफे का इंदिया दिया था। और इससे कबल 11 जनवरी को भी ये बात हुई थी, जब सारिफीन से ₹8.40 अरब का इजाफी बोझ डाला गया और बिजली के निर्खों में फी यूनिट ₹1.6 इजाफे की इत्तला दी थी। ये है जी बिजली का वो सिनेरियो। तो इस्तेमाल कीजिएगा बिजली जरा ख्याल से, फरवरी में थोड़ा कंट्रोल करके, क्योंकि बिजली फी यूनिट ऑलमोस्ट ₹1.5 1.53 बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने सुई नॉर्दर्न सारिफीन के लिए भी खुशखबरी सुना दी। वो क्यों पीछे रहे, वो क्यों ना बताएं कि उन्होंने भी गैस महंगी कर दी है, और गैस महंगी 2% तक हुई। सुई नॉर्दर्न सारिफीन के लिए गैस ₹13.42 फी MMBQT जो उनका गैस का यूनिट होता है, वो पर यूनिट गैस महंगी कर दी गई है। और कीमत में इजाफा माली साल 2020 और 21 के लिए किया गया है। ये कोई फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस नहीं है, यहाँ पर पूरे साल के लिए अब ये इजाफा कर दिया गया है। SNGPL ने 123% इजाफा
तलब किया था और SNGPL की कीमत 644.84 रुपये फी MMBTU हो गई है और कीमतों का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बिजली की कीमतें ले लें, आप गैस की कीमतें ले लें, पेट्रोल की कीमतें ले लें, ये वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होनी है और वहाँ अगर कीमतों में इजाफा होता है तो एक गरीब आदमी की कमर टूट कर रह जाती है। सिर्फ बिजली आप घर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बिजली की कीमतों का जो इजाफा है ये हर जगह पर अपनी अपनी कीमतें बढ़ाकर आपसे वसूल किया जाएगा। आप बाजार जा रहे हैं, आप दुकान से सब्जी ले रहे हैं, आप फल ले रहे हैं, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं और वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपको ये बताया जाता है पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हमने भी यहाँ पर अपनी दुकान के अखराजात निकालने हैं तो कीमतों में इजाफा होगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं जिसका हम जिक्र करते हैं और उस पर गवर्नमेंट्स जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी बनाती हैं, प्राइस कंट्रोल एक सिस्टम सेटअप करती हैं, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हो रहा और उसकी रीज़न ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। जो सरकारी नर्खनामा जारी किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और जब अमल दरामद नहीं होता तो दुकानदार मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं। इवन एक ही शहर में, कराची की ही अगर बात कर लें या लाहौर की ही अगर बात कर लें, तो एक जगह कीमत कुछ और होगी, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे कहीं और ऑफ एरिया जाएंगे वहां पे कीमत कुछ और होगी और ये इजाफा 30-40 रुपए तक भी रिकॉर्ड किया गया है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। लोग बेचारे बिलबिला उठे हैं कि किस तरह से हम अपने अखराजात पूरे करें और अपने 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे बचा सकें। लोगों से हमने बात भी की, हमारे साथ कराची और फैसलाबाद से मुख्तलिफ लोगों के व्यू पॉइंट्स मौजूद हैं, आपको सुनवाते हैं। तब्दीली लोग बोल रहे थे, तब्दीली आ गई है, तब्दीली का मजा लें। सर ये तब्दीली जो है ना ये हमें खा गई है। अल्लाह ताला इस हुकूमत का बेड़ा करे ताकि पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस लें। जी महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी बिल्कुल मर रहे भूख से। हर चीज़ भी लेने जाओ तो हर चीज़ महंगा लेने का तवस्सुर नहीं कर के ले सकते बंदा। अब आटा ही महंगा, चीनी महंगी, घ्यो ही महंगा, हर चीज़ महंगी की। कभी पेट्रोल बता देना, कभी घ्यो बता देना, कभी आटा बता देना, कभी चीनी बता देनी, हुकूमत को कंट्रोल ही को नहीं है। मैं ख़ास तौर पे आवाम को ये तलकीन करना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले दौरे हैं उनमें भी सब कुछ होता रहा है, लेकिन अगर इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के अगर वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के इकॉनमी को तब्दील करने की और पाकिस्तान के जो है ना मईशत को बढ़ाने की, तो इसमें हमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट यही कहना चाहता हूँ, बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, आटा चीनी तो बिल्कुल वो तो मिलती नहीं रही। साडा तो इक्को ही मुतालबा कि इस गवर्नमेंट ਨੂੰ जाना चाहिए। रोटी जी 2 रुपए की 8 रुपए की हो गई है तो रोटी एक बुरकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। लोगों के पॉइंट्स आपने सुने जो हमने इस पूरे नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद और इस पूरे डिसीजन के बाद लोगों से बात की। कोई तब्दीली को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है, कोई हुकूमत के ऊपर बात कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि वक्त देना चाहिए अभी हुकूमत को, लेकिन वक्त देते देते वो गरीब आदमी बेचारा जो महंगाई की चक्की में पिसता चला जाएगा, जिसका नोटिस बार बार वज़ीर आज़म लेते हैं और फिर उन्हीं की हुकूमत में हर महीने कीमतों का इजाफा कर दिया जाता है। अभी आप देखिए आज 11 फरवरी है और मुसलसल 1 दिसंबर से अब तक हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 15 फरवरी के बाद दोबारा इजाफा हो जाए और जो आज इजाफा होगा उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम 2 महीने बाद बिजली के बिलों में दे रहे होंगे। तो सारा खर्चा और सारे अखराजात तो आवाम से पूरे किए जा रहे हैं, वो बिलावास्ता टैक्सेस हों, वो डायरेक्ट टैक्सेस हों और फिर जब फैसिलिटीज की बात की जाती है तो आवाम उससे भी कुछ खुश नजर नहीं आ रही। बहरहाल जी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर लोग जो बात कर रहे थे वो तो आपने सुना ही और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है वो नोटिस और अपनी काबीना की मीटिंग्स में डिस्कशंस तो करती है, लेकिन उसके बाद क्या वाकई में आवाम को रिलीफ मिलता है? दैट्स व्हाट मैटर्स। इसी के साथ जी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको और आपको मेरे कपड़े देखकर अंदाजा हो गया होगा कि आज मैंने ग्रीन कपड़े क्यों पहने हैं। गो ग्रीन। आई एम सुपर एक्साइटेड आफ्टर द टेस्ट सीरीज, जब हमारी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और हम टेस्ट सीरीज जीत गए और हम उतने ही अब और एक्साइटेड हो गए। आप होता है ना कि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करके आए तो आपके लिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस में प्रेशर थोड़ा कम होता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आज का जो मैच है जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा T20
T20 सीरीज का। उसमें हमारे जो कप्तान समेत पूरी टीम है, हमारी जो ग्रीन टीम है, वो इंशाल्लाह ज़रूर छा जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं और जो कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई भी की और ट्रॉफी की रूनुमाई के मौका पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के कप्तानों की तस्वीर भी बनाई गई और तीनों मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज होने जा रहा है। ऑब्वियसली स्टेडियम तो क्लोज होगा, शायकीन नहीं आ सकेंगे, लेकिन मैच जो है वो स्क्रीन पर बड़े जोश खरोश के साथ देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग में पाकिस्तान इस वक्त चौथे जबकि जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर है। तो रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है, लेकिन ओवरऑल मैचेस का कंपैरिजन किया जाए तो साउथ अफ्रीका हमसे आगे है और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो आज का मैच है ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान अब तक टोटल 14 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 8 जनूबी अफ्रीका कामयाब रही जबकि 6 पाकिस्तान को कामयाबी मिली। ऑड कवर करने में तो हम वैसे ही बहुत आगे हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना, अभी टेस्ट सीरीज में भी सब इस पर बात कर रहे थे कि हमने इतने मैचेस खेले हैं और रेशो जीतने की साउथ अफ्रीका की हमेशा ज्यादा रही है। तो कोई बात नहीं, हमने वो रेशो चेंज कर दी मैच जीतकर और इंशाल्लाह ये वाली T20 सीरीज जीतने के बाद भी पाकिस्तान ये रेशो तब्दील कर देगा। जब हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ICC की रैंकिंग्स भी जारी हुई हैं और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की बैटिंग और फास्ट बॉलर हसन अली की बॉलिंग में तरक्की हुई है। और ICC की जानिब से जो ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की गई है उसमें हमारे जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम हैं वो 6ठे नंबर पर आ गए हैं। इससे कबल उनकी रैंकिंग 1 पॉइंट गिर गई थी और वो 7th पर आ गए थे, बट नाउ ही इज बैक ऑन 6th और ये एक अच्छी बात है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में भी मदद फराहम करती है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस जो दी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने, वो भी 21 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर आ गए हैं। और बॉलर्स की रैंकिंग में मोहम्मद अब्बास का 12वां नंबर है जबकि शाहीन आफरीदी 4 दर्जे बेहतरी के बाद 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं जो ओवरऑल जारी की गई हैं और मैच के लिए एक्साइटिंग तो है ही अवाम, लेकिन इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी भी आ रही है ना, लाहौर में चौका और छक्कों की बारिश तो होगी लेकिन ये सिलसिला अब थोड़ा कंटिन्यू रहेगा इस सीरीज के बाद भी क्योंकि PSL शुरू होने जा रहा है और PSL के लिए तमाम टीम्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। और साथ ही साथ अभी तक की इतलात के मुताबिक ये भी है कि ग्राउंड्स को ओपन किया जाएगा और 50% क्राउड के साथ PSL मैचेस जो हैं वो करवाए जाएंगे। फिलहाल साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई थिंक कॉल ड्रॉप हुई है, हम उनसे दोबारा रब्ता करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इस पर हम बात भी करेंगे कि आज हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। T20 में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता है और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी पाकिस्तान की रैंकिंग कदरे बेहतर है, साउथ अफ्रीका से तो ऊपर है ही, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितना अच्छा हमारी टीम खेलती है ना, हमें टॉप 3 में तो ज़रूर होना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ना शुरू होती हैं तो डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं। आपका दिल करता है कि हम नंबर 1 पर हों या 2 पर हों, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम 4th नंबर पर हैं तब भी हम बेहतर परफॉर्म करके इंशाल्लाह इस रैंकिंग को भी बेहतर करेंगे। सो T20 मैच शुरू होने जा रहा है जी कज़ाफी स्टेडियम में आज शाम 6 बजे। अफसोस ना मैं जा सकती हूँ ना आप जा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम होंगे क्लोज, लेकिन प्लेयर्स का मोराल जो है वो हाई जा रहा है। और इससे कबल जो टेस्ट सीरीज कराची में खेली गई उसके बाद टीम्स ने यहाँ पर आकर बाकायदा प्रैक्टिस भी की है। ये बड़ा मैटर करता है, जब आपका स्टेडियम चेंज होता है तो एटलीस्ट 1 आध दिन की आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होती है। और ख़ास तौर पर मौसम जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था कि धुंध पड़ रही है, औस है, नमी है हवा में, अगर तो उसके ऊपर कैसे खेलना है, तो गेंद को बाकायदा कल गीला करके भी खेला गया। और ये प्लेयर्स की ना सिर्फ बैट्समैन की प्रैक्टिस होती है बल्कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर की भी प्रैक्टिस होती है कि उन्होंने अगर औस पड़ रही है या नमी आ रही है तो किस तरह से उसको मैनेज करना है और फिर कैसे खेलना है। सो इट्स ऑलवेज अ लक कि कैसे जो मैच है वो टर्न आउट करता है, पर प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जब बात करते हैं ना कि मैचेस की, तो फिर मैचेस में आपका दिल करता है कि आप जो है ना सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करें और ब्लाइंड होकर ये सोचें कि हमने ये मैच जीतना है और जो मर्जी हो जाए, चाहे वो सीरीज़ हो, वो चाहे जैसे भी हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं और लोगों की मद्दाहों की खास तौर पर अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए दुआएं।
तो आज हसन अली से एक्सपेक्टेशंस हैं, आज हमारे जितने फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे जितने कप्तान बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड कि T20 सीरीज़ में उन्होंने जितना भी परफॉर्म किया, क्रिटिसाइज उनको किया गया कि उनकी अपनी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हुई थी। अब देखते हैं कि T20 में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, टीम को कैसे लेकर चलते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के मैच को बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना देगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हमारा राब्ता बहाल हुआ, पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम सीमन, क्या हाल चाल है सर आपके, ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत से। अभी मैं आपकी पूरी सुन रहा था स्टोरी जो आपने बताई है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से, रैंकिंग और फिर उसके बाद जो दोनों टीमों के दरमियान मैचेस हुए। अब आज देखते हैं आज क्या होता है। आपको क्या लगता है कि हमारी टीम का पलड़ा भारी रहेगा? कॉन्फिडेंट हम होंगे टेस्ट सीरीज जीतने के बाद? देखिए, अगर साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर नजर डालें तो उनके तमाम टॉप के प्लेयर्स हैं वो वापस चले गए साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया था और T20 टीम का, और उनकी टेस्ट टीम पाकिस्तान में थी क्योंकि उनकी इस टेस्ट टीम को वापस जाकर क्वारंटीन में रहना था। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन एट द 11th आवर ऑस्ट्रेलिया ने अपना टूर कैंसिल कर दिया। लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने चूंकि एक नई T20 टीम का ऐलान किया था, उसी टीम को वो रवाना हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने टेस्ट के तमाम प्लेयर्स को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वापस बुलाएंगे और ये जो नए लड़के जा रहे हैं यही जाएंगे। नए कप्तान है उनके हेनरिक क्लासन, और उनकी टीम में काफी नए लड़के, सिर्फ 4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं उनकी टीम में कि जो अभी पाकिस्तान के दौरे पर टेस्ट टीम में शामिल थे, बाकी सारे नए लड़के। इन एक्सपीरियंस टीम में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम में बहुत तजुर्बाकार है और पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पर होम कंडीशन में खेल रही है। तो मैं समझता हूँ, और फिर टेस्ट मैच जीतकर, टेस्ट सीरीज जीतकर पाकिस्तान का वैसे ही कॉन्फिडेंस हाई है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा। पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा, आप ये समझते हैं? और सीरीज जीतना आसान रहेगा या एक आधे मैच में पता लग जाएगा कि अगले मैचेस में क्या होना है? क्योंकि सर जब हम फिर प्रेशर लेने पर आते हैं तो फिर ऐसे भी नहीं होता कि नई टीम है पुरानी टीम है, फिर ऐसे विकेटें भी गिरना शुरू हो जाती हैं, स्कोर्स भी नहीं बन रहे होते। मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, बट हमने माजी में ये देखा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब अक्टूबर 2019 में मिसबाहुल हक ने हेड कोच का ओहदा संभाला था तो श्रीलंका की निस्बतन कमजोर टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी जी। और वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत कर चली गई। तो हमें किसी भी टीम को आसान नहीं लेना चाहिए। T20 क्रिकेट है जिसे लोग कहते हैं कि ये एक 3 घंटे की फिल्म है कि जिसमें छक्कों और चौकों की बरसात होती है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन बहुत कम की जाती है क्योंकि इस तरह की, इस फॉर्मेट की क्रिकेट में पांसा पलटता रहता है। तो मैं समझता हूँ मुकाबला करेगी साउथ अफ्रीकन टीम क्योंकि उनके सारे प्लेयर्स नए हैं और उनका कुछ स्टेक पर नहीं है। वो चाहेंगे कि वो अपनी जगह पक्की करें साउथ अफ्रीकन टीम में, और इस साल भारत में वर्ल्ड T20 भी होने जा रहा है, तो उनके जहन में होगा कि अगर हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो शायद हमें कंसिडर किया जाए वर्ल्ड T20 के लिए। वेरी राइटली पॉइंटेड कि उनके लिए स्टेक पर कुछ नहीं है और वो बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मिर्जा साहब, हमारी टीम में आपको आज एक्सपेक्टेशंस किस किस से हैं? कौन आपको लगता है कि अच्छा मैच खेल जाएगा प्रेशर के बगैर, ठीक ठाक तरीके से, फुल एनर्जी के साथ? देखिए सीमल, हमारी टीम में इन्होंने मोहम्मद हफीज को नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद हफीज के दरमियान मोहब्बत और नफरत की जंग काफी अरसे से जारी है। हफीज जो थे वो 18 घंटे लेट आए और बोर्ड ने कहा कि नहीं जी आप क्वारंटीन में नहीं थे, वो गोल्फ खेलने चले गए। हफीज नहीं है, फिर उसके अलावा सारे यंगस्टर्स हैं। मैं समझता हूँ कि हैदर अली से ये इनिंग्स ओपन कराएंगे बाबर आजम के साथ। इमाद वसीम भी नहीं है इस टीम में, और आज लग रहा है मुझे कि ये आराम कराएंगे शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ को, क्योंकि वो बहुत क्रिकेट खेले हैं। लेकिन उसके अलावा आपकी हसन अली की वापसी हुई है, फिर हारिस रऊफ है तो आप, और मोहम्मद हसनैन है, तो आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। बाबर आजम खुद होंगे। बाबर आजम पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेले थे जो हम 2-1 से हारे। फिर मोहम्मद रिजवान है जो मैन ऑफ द सीरीज हुए टेस्ट मैचेस में, और रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। तो हमारे पास टीम तो है। दानिश अजीज एक नया लड़का है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तवक्को है कि उसको आज खिलाया जाए। तो टीम हमारी काफी मुतवाजिन है। मुझे लगता है
कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी आसानी से हासिल कर जी लेगा। जी मेरे साहब जाते जाते एक चीज बता दीजिएगा, कल प्रैक्टिस मैच के दौरान भी उन्होंने गेंद गीला करके भी खेला क्योंकि लाहौर का वेदर ऐसा है, औस भी है, धुंध भी आ जाती है, शाम के औकात में तो नमी भी आ सकती है, तो इसका फायदा किसका होगा, बैटिंग साइड को या बॉलिंग साइड को, किसी भी टीम की? देखिए सीमल, चूंकि ओस भी गिर रही है, बहुत ज्यादा क्लाउडी वेदर भी है और आज भी कल भी काफी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं लाहौर से, तो ओस गिर रही है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग कर ले, क्योंकि बाद में जब आप बॉलिंग करेंगे तो गेंद गीली होगी और गीली गेंद को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए। और 6 बजे शाम को मैच शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली 7:30-8 बजे तक ओस गिरना शुरू हो जाएगी, तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूँ जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बॉलिंग करेगी ताकि ड्राई गेंद के साथ उनके बॉलर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। बिल्कुल सही, जबरदस्त जी। और जाते जाते आप हमेशा की तरह हमारी टीम के लिए एक जबरदस्त टिप भी दे गए एंड आई होप दे फॉलो इट और आज का मैच हम जीत भी जाएं। थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा बैलेंस तज्जिया हमेशा की तरह करते हैं, दोनों टीमों को एनालाइज करके बताते हैं और फिर टेक्निकल चीज़ भी उन्होंने बताई कि टॉस जीतकर अगर पहले जो टीम बॉलिंग करेगी उसको एक वाज़ेह एज मिल जाएगा। इसी के साथ हम अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जी। हमारी अगली स्टोरी, कल का एक और धमाका हुआ। पंजाब से जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए थे सरदार खुर्रम लगारी, जिन्होंने जमात पीटीआई ज्वाइन कर ली थी पार्टी फॉर्मेशन के लिए, जब पंजाब में डिसाइड नहीं हो पा रहा था किसकी पार्टी बनेगी, तो यह आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हो गए। अब उन्होंने जमात छोड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में जाहिर है बड़ा धचका मिला है। और यही नहीं, इन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि इनके साथ 5 अरकान असम्बली और भी शामिल हैं। पीपी 275 से इनका ताल्लुक और पंजाब असम्बली में ये मुंतखब हुए थे। कल बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजूहात का आज यानी कि वो ऐलान करेंगे और कल उनका रेजिग्नेशन जो है वो चला गया। खुर्रम लगारी ने यह दावा किया है कि मेरे साथ 5 अरकान हैं जो एक एक करके पार्टी को छोड़ देंगे। आज़ाद जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, मुतादिद बार हल्के के इश्यूज पर आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका यह भी कहना है कि इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उन्हीं को छोड़ दिया। आज इमरान खान के टाइगर कहाँ है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम पूछना चाहती है इमरान खान से कि आज कहाँ है वो जो अवाम के मसाइल को हल करने का दावा करते थे। वाज़ेह रहे कि सरदार खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। ये वो नाराज अरकान इन्हें असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस से नाराज तो हैं ही, दूसरा उनके हल्के की, उनके अवाम की सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से ये तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ा है। साथ ही साथ सेनेट के हवाले से अदालतों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी हमने देखी। तरक्याती फंड्स केस में कल अटॉर्नी जनरल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई फंड्स ट्रांसफ़र नहीं किए गए, जिस पर आज अब मज़ीद समाअत होगी और उनसे जवाब भी मांगा गया है, बाकायदा दस्तखत शुदा जवाब जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी के साथ साथ ओपन बैलेटिंग, सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से भी समाअत चल रही है और उस पर भी डिसीजन आएगा कि सदारती रेफरेंस जो चल रहा है इस वक्त, उसमें भी दलाइल दिए गए और किस तरीके से पूरे सिनेरियो को क्रिएट किया गया। बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स भी रहे जो हमने देखे पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान। तो इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग मुसर्रत साहिबा। थैंक यू। बड़ा अपसेट लग रहा है आपको ये जो हुआ कल? खुर्रम लगारी ने रिजाइन कर दिया, पार्टी छोड़ने का बेसिकली डिसीजन लिया और उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 5 लोग और भी शामिल हैं। अभी मैं आपका इंट्रो सुन रही थी सीमन। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँ कि ज़ाहिर है कोई वजूहात होंगी जिनकी बेसिस के ऊपर खुर्रम हमारा भाई है छोटा, उन्होंने रिजाइन किया है। बट इन फैक्ट देखें, दो तीन चीजें जिसको ना इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये कि ये चूंकि दे फ्रॉम द सेम एरिया, इलाका एक है, तो जो लोकल इश्यूज हैं, जो पहले भी 1-2 और नाराज अरकान हैं जो अपने तरफ से अपने साथ जो पता नहीं बड़ी बड़ी फिगर्स भी बताते हैं, ये उधर की अपने हलकों की पॉलिटिक्स की वजह से इनको कोई आपस में जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट जो खुर्रम मेरा भाई है छोटा, लेकिन जो वो एक बयानिया जो उन्होंने दिया है ना, आई टोटली डिसएग्री। देखिए, इस पार्टी के लिए जिस यूथ ने स्ट्रगल की थी ना, उस यूथ को किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था ना, तो हम भी यूथ में ही शुमार होते थे और अगर हम अपनी कंट्रीब्यूशन को देखें, अपनी सेक्रीफाइसेस को देखें, तो हमें इस चीज के ऊपर फख्र इसलिए है
कि हम जैसे बहुत सारों की कंट्रीब्यूशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इक़्तिदार में, और आज उन्होंने हमें जो वो पॉलिटिक्स में जो वादे करके लेके आए थे वो आज तक उनके ऊपर कारबंद है। और जो हमारा जो नजरिया है, अब हमारा नजरिया है क्या? हमारा नजरिया ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है तो इवन इफ आई एम नॉट अ मिनिस्टर, मुझे कोई बहुत बड़ा मेरा पर्पस सर्व हो रहा है। मुझे पता है कि जो प्रॉमिसेस हम आवाम शुरू हो जाएगी, महंगाई का जिन तो इस हुकूमत से काबू नहीं आ रहा है और सबसे मेन बेसिक मसला ही आवाम का महंगाई का है। और जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, आपका ये बयानिया कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं, इस पर कोई कान नहीं धरेगा। सीमन, आपकी बात बजा है, लेकिन देखें ये लोग जो रिजाइन करते हैं या खुदा न खास्ता जो रेजिग्नेशन की ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, उनका ये मसाइल नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियर, बहुत क्लियर मेरा ये स्टांस है, ये मसला आवाम का है, ये मसला मेरा आपका हम सबका है। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कब कहा है कि वो महंगाई खत्म नहीं करेंगे या वो करने की कोशिश नहीं कर रहे? लेकिन 2.5 साल से जो 14-15 दफा नोटिस लिया गया उसका असर तो नजर नहीं आया ना मुसर्रत साहिबा? नहीं, उसका असर नजर आया है। आप इस तरह नहीं कह सकती। महंगाई के ऊपर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंटरनेशनल फैक्टर आता है। आपके रुपए की कदर गिरने से जब डॉलर बढ़ता है और हर चीज, जब हम मेजोरिटी आपकी मेजर कमोडिटीज जो है जिसका इम्पैक्ट इधर लोकल चीजों के ऊपर भी पड़ता है, जैसे पेट्रोल की कीमत हिट होती है, जैसे और डॉलर का बढ़ना, उसकी वजूहात सबको पता है। आज इकोनॉमी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हम शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी हर स्पीच, हर मीडिया टॉक के अंदर लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमें भी लगता था कि इस तरह की चीजें आवाम को समझ नहीं आती। आप किसी रेडी वाले से भी पूछो जिसके जो पेट्रोल यूज नहीं भी करता, उसको भी इस चीज की महंगाई के बढ़ने का अंदाजा है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? देखिए, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हमने अपनी जो एक्सपोर्ट थी उसको बढ़ाने की तरफ मल्टीटास्किंग कैसे करें मुसर्रत साहिबा? सिंपल से सवालात हैं। 1 दिसंबर से अब तक देख लें, हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा है। अभी मैं आपकी स्टोरी से पहले बिजली की कीमतों के ऊपर बात कर रही थी। 1.53 फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दिसंबर का हम पे कर रहे हैं। सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल होती है लेकिन उसके बावजूद फ्यूल एडजस्टमेंट पे करें। बट दैट्स नॉट माई टॉपिक। हमारा टॉपिक पंजाब से नाराज अराकीन के हवाले से है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वापस उसी के ऊपर आऊंगी। सेनेट इलेक्शन से राइट बिफोर सेनेट इलेक्शन खुर्रम लगारी साहब चले गए, 5 लोग और जा रहे हैं। अपसेट नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टेबल रहना या स्टैंड आउट करना इन सेनेट इलेक्शंस फ्रॉम पंजाब? सीमन, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं, बिल्कुल किसी किस्म का अपसेट नहीं है। देखिए, जब आपके साथ लोग मिले होते हैं तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर किसी ने अपने कंस्टिट्यूंसी के काम निकालने हैं या पर्सनल कोई ओहदा वगैरह चाहिए, जाहिर है पॉलिटिक्स में लोग इसीलिए आते हैं, मेजोरिटी तो इसीलिए आती है। ओवरऑल नेशन का लोग जरा कम सोचते हैं, जो ज्यादा जो कन्वेंशनल तरीके की सियासत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारा छोटा भाई है, बच्चा है, वो अगर कह रहा है तो 5 अगर होते तो फिर वो रिजाइन कर देते इनके साथ ही। उनको फिर इकट्ठे ही करना चाहिए थे ना, अकेले तो कोई नहीं करता। और अगर कोई हमारे भाई हैं भी नाराज तो हम उनकी जो भी कंसर्न है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, इनको भी हम एड्रेस करेंगे और इनको भी हम इनकी जो भी मसले मसाइल हैं उनको जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब भी, सीएम साहब भी हम लोग सुनेंगे और उसमें देखेंगे कि अब बीच में क्या ऐसी रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें इनका गुस्सा नाराजगी कम हो। लेकिन बाकी जो ये खाली बातें होती हैं, रेजिग्नेशन वही होता है जो आ जाता है, वरना तो वो अपोजिशन वाले रेजिग्नेशन है जो आप अपने घरों में रख के बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आप चूंकि मेंबर भी हैं असेंबली की और कल डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से केस की समाअत भी हुई, तो मैं उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगी। अटॉर्नी जनरल ने तो कल अदालत में ही कह दिया कि कोई फंड्स जारी नहीं हुए जी। ऑल्दो इससे पहले जितनी समाअत चल रही थी और जितनी दफा ये टॉपिक उठ रहा था, मुख्तलिफ आपके पार्टी के ओहदेदारान और अराकीन बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो क्या वाकई में डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले हैं, सिर्फ बात हो रही थी? देखिए, ये सीमल बात इसलिए हो रही थी कि अभी डेवलपमेंट फंड तो आज मिल ही नहीं सकते। अब ये अगले ये स्कीम्स देनी होती है और स्कीम्स आप बजट से पहले देते हो, राइट? जून में हम स्कीम्स देते हैं जो होते हैं मेंबर्स, अगर उनको फंड्स एलोकेट होने, उनको से मुराद होता है उस हल्के के लिए। जैसे NA 127 है हमारा, उसमें अगर कोई फंड आने हैं तो उसकी मैं स्कीम दूंगी कि प्रायोरिटी ये है। मतलब हमने सिर्फ हमारा काम होता है कि काम बताना कि पहले सीवरेज ठीक कर लें या पहले पानी की सप्लाई दे दें या फंड्स आए हैं या नहीं आए? अभी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुसर्रत साहिबा, इतना शोर क्यों मचाया हुआ था गवर्नमेंट ने? इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दी जा रही थी? जस्टिफाई क्यों किया जा रहा था इस डिसीजन को?
सुन रहे सीमा जी, ये इशू ही जो नेक्स्ट बजट आपका आ रहा है ना जून में, उसमें ये इशू वैसे खत्म हो जाना है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा एक्ट है उसके तहत सारी फंड वगैरह सब कुछ लोकल बॉडीज की लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लगनी है, और उसमें तक की जो एलोकेशन होनी है वो उसी इलाके में लगनी है, वो कहीं इधर उधर नहीं लग सकती। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, और जो एक खूबसूरत चेहरा होता है डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट पीटीआई हैव बीन टेलिंग अस कि लोकल बॉडी को हमने खुद मुख्तार करना है। एमपीएस का काम लेजिस्लेशन है, वो लेजिस्लेटर्स हैं, वही काम करेंगे। लेकिन फिर अदालत ने भी इस पर रिमार्क्स दिए, जो मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ, कि अगर ये गलत खबर थी तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हुई, तरदीद क्यों नहीं की गई? मेरी बात सुने ना, जब आपको पता है कि जब शेड्यूल आया था इलेक्शन का, उसके बाद पूरे 1 साल से पूरी दुनिया कोविड को फेस कर रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया। ठीक है। और जब तक फर्ज करें कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में मैं कंप्लीट कर लूँ, डिले है, फर्ज करें आपका चैनल है 24, इसकी कोई रेनोवेशन होनी है, इसका कोई काम होना है, और वो एक आप लोगों का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि फलां ग्रुप करेगा, लेकिन जब तक उसका इलेक्शन थोड़ा सा डिले है, तो तब तक आप लोगों को होप देते हैं कि भाई आप लोग अपनी जो प्रायोरिटी वाले मंसूबे हैं, स्कीमें हैं, वो हमें दें। स्कीम्स देनी होती है इलेक्टेबल्स ने, और अगर लोकल गवर्नमेंट की अभी फिल वक्त तो कोई बॉडी नहीं है, तो वो हम लेजिस्लेटर हम स्कीम देंगे गवर्नमेंट को, उसके ऊपर वो जस्टिफाई अगर करेगा वो काम, तो उसके ऊपर वो उतना फंड एलोकेट हो जाएगा, और वो नेक्स्ट बजट का हिस्सा, एडीबी प्लान का हिस्सा बनेगा, और फिर उसका काम हो जाएगा। दिस इज द होल स्टोरी। उसके अलावा पैसे हमारे यहाँ चाय का एक कप नहीं मिलता पैसों की, तो आप थोड़ी देर बाद। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। मैं अपना छोटा सा सवाल जो मैंने पूछा था, आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों वजह हुई, लोकल बॉडी क्यों एक्टिव नहीं हुए। आई एग्री विद यू, लेकिन तरदीद क्यों नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अंटिल यस्टरडे, जब अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जी फंड्स नहीं जारी हुए, तो फिर अदालत ने भी ये कहा ना कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हो रही है। मैं तीसरी दफा ये सवाल रिपीट कर रही हूँ कि अभी क्यों बताया जा रहा है, पहले दिन ही क्यों नहीं चुप करा दिया गया था कि भाई अभी कोई डेवलपमेंट फंड ना जारी हुए हैं ना अभी हो रहे हैं, तो सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं जारी हो रहे, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं बात करती हूँ जी, बिल्कुल जारी हो नहीं सकते। देखिए मैं आपको अर्ज करती हूँ, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर कभी आप हमारी मीटिंग देखें ना, तो वहां पे आपको पता चले कि जो अवामी नुमाइंदे उनके ऊपर प्रेशर किस तरह का होता है। अब अगर सीएम साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं, लेट्स मी टेल यू, ये इसकी भी मैं हाल करती हूँ, जब उसमें हाउस में जो आपकी पूरी की पूरी आपके जितने भी लेजिस्लेटर हैं, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर डिमांडिंग फॉर द वर्क के मेरी सड़क टूटी है, मिनिस्टर ने प्रॉमिस करना है कि भाई हम आगे आपको बनाएंगे तो देंगे, मतलब ये है कि उस हल्के में काम करेंगे, लेकिन उन अल्फाज के चुनाव को जो मर्जी रंग दे दे, नाम देखिए मुसर्रत साहिबा, आप ये एक्सप्लेन कर चुकी, इसका व्यू जी आप ये एक्सप्लेन कर चुकी कि क्यों फंड्स जरूरी हैं उनके लिए। मैं अर्ज करती हूँ ना, नहीं, लेकिन उसमें टाइमिंग का आप कह रहे हैं, जब आजकल आपको पता है कि तमाम जो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं हमारी पार्टी के, या तमाम जमातें मिलती हैं, बातचीत होती है, उनके गिले शिकवे सुने जाते हैं। मेजोरिटी का गिला शिकवा ये है कि मेरे हल्के में काम करें। प्राइम मिनिस्टर सेड कि हाँ हम काम करेंगे, यू विल गिव। अब अगले ही जब टाइम बजट आएगा, उसी में ही हम अपने स्कीम्स देंगे, वो फिर एडीबी प्लान का हिस्सा बनेगी, फिर उनके ऊपर पूरा डिपार्टमेंट वर्किंग करता है। बिल्कुल सही बात, सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी एक्सप्लेनेशंस अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब से ये बात शुरू हुई सामने आ जाती, तो शायद ये इतना बड़ा इशू ही ना बनता और अदालत में भी एक्सप्लेन कर दिया जाता। लेकिन मुख्तलिफ समातों के बाद जब ये कहा गया कि तरक्याती फंड जारी नहीं किए, तो ये तरदीद अगर पहले आ जाती तो थोड़ा सा सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाती। बहरहाल थैंक यू सो मच मुस्तफा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई और 5 अरकान नहीं है जो रिजाइन करने जा रहे हैं, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कुछ ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। इलेक्शन जब होने हैं, 11 फरवरी आज है, तो आज बाकायदा सेनेट इंतखाबात का स्केड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, और इस पर जब बात होती है और सेनेट के इलेक्शंस जब जब होते हैं तब एक नई बहस छिड़ जाती है। एक ऐसी सूरत हाल में जबकि ऐवान बाला यानी सेनेट की एक नशिस्त के हसूल के लिए भी मुतल्लिका सूबे में मतलूबा अरकान असम्बली की तादाद पूरी ना होने के बावजूद सियासी जमातों ने अपने अपने टिकट होल्डर्स सेनेट इंतखाबात के अखाड़े में उतार रखे हों, वहां अवाम के जहनों में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर सेनेट की नशिस्त के ये उम्मीदवार अपनों गैरों से जीत के लिए मतलूबा वोट कैसे और क्यों कर हासिल करें। ये बड़ा अहम सवाल है। मैं सवाल रिपीट कर देती हूं जो आवाम के जहनों में आता है कि आखिर सेनेट की नशिस्त के ये उम्मीदवार अपनों गैरों से जीत के लिए मतलूबा वोट
कैसे और क्यों कर हासिल करें। इस अहम तरीन और दीगर कई अहम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए यकीनन सेनेट इंतखाबात और वोटिंग के तरीक़ेकार के साथ साथ नशिस्तों के हसूल के अमल को समझना लाजिम हो जाता है। तरजीही इंतखाब कहलाने वाले सेनेट इलेक्शन के इस अमल को आईनी, कानूनी, सियासी और इंतखाबी माहिरीन इसलिए भी कदरे पेचीदा गरानते हैं कि खुफिया रायशुमारी के जरिए तय पाने वाला ये अमल माजी में कई मरतबा हैरान कुन इंतखाबी नताइज की वजह से बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेटिंग से करवाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत ओपन बैलेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है, लेकिन ओपन बैलेटिंग के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। सेनेट के अज्जाए तरकीबी क्या है, मुद्दत और इंतखाब कैसे होता है, ये हम आपको बताएंगे। ऐवान बाला यानी सेनेट 104 सेनेटर्स के इस ऐवान में चारों सूबों से कुल 23 अराकीन होते हैं, यानी कि ऐवान बाला में हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिनसे 14 अमूमी अराकीन होते हैं, 4 खवातीन होती हैं, 4 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियती रुकन। फाटा से 8 अमूमी अराकीन सेनेट का हिस्सा हैं और इस्लामाबाद से कुल 4 अराकीन, जिनमें से 2 अमूमी जबकि 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट रुकन है। सेनेटर्स की आईनी मुद्दत 6 बरस होती है और हर 3 बरस के बाद आधे सेनेट के अराकीन की अपनी मुद्दत जो पूरी हो जाती है वो रिटायर हो जाते हैं और फिर आधे अराकीन नए मुंतखब होकर सामने आ जाते हैं। कानून की अगर बात कर लें तो कानून के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात खुफिया रायशुमारी और तरजीही वोट की बुनियाद पर मुनक्किद कराए जाते हैं, जिसकी गिनती का तरीक़ेकार मुश्किल और तवज्जो तलब है। समझने की बात कुछ यूं भी है कि चारों सूबाई असम्बलियों तो सेनेट के इंतखाबात का इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि चारों सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर्स हैं वो सेनेट के लिए वोट करते हैं, सेनेटर्स के लिए, और वहां से इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है ये तमाम प्रोविंसेस के अराकीन जो बेसिकली इलेक्ट करते हैं सेनेटर को। चारों सूबों के सूबाई कोटे से आने वाले सेनेटर्स अपने अपने सूबे की असम्बली के अराकीन के वोटों से मुंतखब होते हैं। फाटा के सेनेटर्स का इंतखाब कौमी असम्बली में मौजूद फाटा के 12 अराकीन करेंगे, जबकि इस्लामाबाद के सेनेटर्स का इंतखाब बशमूल फाटा अराकीन पूरी कौमी असम्बली के अराकीन करेंगे। सेनेट इंतखाबात में पोलिंग, वोटिंग, गिनती का तरीक़ेकार 11 मार्च 2021 को 6 साल मुद्दत पूरी करने वाले रिटायर्ड होने वाले 65% सेनेटर्स का ताल्लुक ऑपोजिशन की जमातों से है, जिसके बाद बड़ी ऑपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के अराकीन में खासी कमी वाक़ई हो जाएगी। इस पूरे इलेक्शन में दूसरा अहम पहलू यह है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, बल्कि वो इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर भी मुश्किल में खड़ी है। मजमूई तौर पर 104 अराकीन के ऐवान बाला से रिटायर होने वाले 34 अराकीन का ताल्लुक ऑपोजिशन की जमातों से है, जबकि 18 का ताल्लुक हुक्मरान जमात या उसके इत्तेहादियों से है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने हल्फ ही नहीं उठाया था, वो लंदन में खुद साख्ता जलावतनी के दिन गुजार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उस वक्त 30 सेनेटर्स हैं, जिनमें से 17 सेनेटर्स अब रिटायर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 21 सेनेटर्स में से 8 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 14 में से 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 9 में से 3, MQM के 5 में से 4, जमीयत उलमा इस्लाम के 4 में से 2 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। नेशनल पार्टी के भी 4 में से 2 रिटायर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी के भी 4 से 2 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जमात इस्लामी के 2 सेनेटर्स हैं, जिनमें से 1 रिटायर हो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी का 1 ही सेनेटर है और वो भी मार्च में रिटायर हो जाएगा, जबकि बलूचिस्तान से नेशनल पार्टी का 1 ही सेनेटर है जो रिटायर हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का 1 सेनेटर है, लेकिन उसकी रिटायरमेंट इस टेन्योर में अभी नहीं हो रही। और सेनेट में से 7 अराकीन आजाद थे, जिनमें से 4 रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार 2015 में ऐवान बाला यानी कि सेनेट में दाखिल हुई और उनके सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। उसके रिटायर होने वाले सेनेटर्स में ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से जीत कर आए थे और मार्च इंतखाबात के बाद कभी इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अददी बरतरी हासिल होने के सबब वो सेनेट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। ताहम उसे मजमूई तौर पर अक्सियत हासिल नहीं होगी। बड़ी जमात जरूर हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मुंतखब होंगे तो उनके पास नंबर ज्यादा हो जाएंगे, बट वो नंबर्स मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, सादा अक्सरियत नहीं होगी। सेनेट इंतखाबात में सबसे ज्यादा खसारा मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। जमातों की अददी कुव्वत के एतबार से इंतखाबी नताइज सामने आए तो मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन पार्टियों में पीपल्स पार्टी से नीचे खड़ी होगी, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, इसलिए वो सिंध से अपने ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवा लेगी, ऐसा अज्यूम भी किया जा रहा है। और ऑब्वियसली जब एक सूबे की हुकूमत आपके पास है तो ऐवान बाला में आपको उसका फायदा होगा।
यूं वो ऑपोजिशन जमातों में सबसे आगे होगी और मुमकिन है अगला ऑपोजिशन लीडर सेनेट भी इसी का हो। मार्च के सेनेट इंतखाबात की एक और खास बात यह भी है कि मार्च के बाद सेनेट का इदारा 100 अरकान पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि कबायली इलाका जात के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद वहां की 4 सीटों पर इंतखाब नहीं हो सकेगा। इन इलाकों में मुंतखब होने वाले बाकी 4 सेनेटर्स 2024 में भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये वो तमाम सिनेरियो है जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से, नंबर्स के हवाले से, अजम्पशंस के हवाले से होने क्या जा रहा है, कैसे होता है के मुताबिक इस पे ये बात नहीं हो रही है कि कोई फ्लोर क्रॉस कर देगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी, ये बात की बहस है। ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि मुझे रिमाइंडर की जरूरत है और आपके साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहे थे। अभी ब्रेक में मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हम स्टोरी करने लगे हैं उसकी फुटेज मुझे दिखा रहे थे तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। और आपको याद है जीप रैली के मैं जिक्र करने जा रही हूँ जो चोलिस्तान में शुरू हो रही है। और आपको याद है अभी अब से कुछ दिन पहले भी एक पूरा जीप रैली फेस्टिवल हुआ था और हमने उसको बाकायदा आपको दिखाया भी था। और इस तरह के एडवेंचरल सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल्स जो हैं वो ना सिर्फ इंटरनेशनल सयाहों को पाकिस्तान आने पर मजबूर करते हैं, उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज कर देते हैं, बल्कि लोकली भी उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और फिर जो एडवेंचर के शौकीन लोग हैं उनको तो वैसे ही बड़ा मजा आता है, वो पार्टिसिपेट ना भी कर रहे हो तो ये जो रैलीज हैं और डेजर्ट सफारी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन देखकर आप वैसे ही बड़ा खुश हो जाते हैं। तो दुनिया भर के सियाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार है। भावलपुर में जीप रैली का मेगा इवेंट आज से शुरू हो रहा है। सुनहरी रेत पर गाड़ियों के फराटे भरने के लिए ट्रैक फाइनल कर लिया गया है और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इंटरनेशनल फेस्टिवल में शिरकत के लिए चोलिस्तान भी पहुंच गए हैं। जबकि वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर तवानाई और डिप्टी सेक्रेटरी कौमी असम्बली 13 फरवरी को पहुंचेंगे। दूसरी जानिब मिड पॉइंट यानी कि किला जामगढ़ जो एक एरिया है उसका शेड्यूल तब्दील किया गया है और रंगारंग इस जीप रैली के साथ सकाफती मेले का भी एहतमाम किया जाएगा जो कि अब एक ही दिन के लिए सजेगा। चूंकि कोविड की वजह से तमाम सेलिब्रेशंस थोड़ी सी लिमिटेड हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर सकाफती मेले के इनेकाद का मकसद कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोग इस जीप रैली को एंजॉय करने चोलिस्तान पहुँचे, वो इस सकाफती मेले में लोकली इंट्रोड्यूस चीज़ों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि वहाँ के लोकल लोगों को मौका भी मिलेगा अपने बिजनेस को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने काम को इस्टेब्लिश करने का। और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह के हुनर भी रखते हैं और दुनिया भर में पहचान भी रखते हैं उसकी वजह से। तो सकाफती मेला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 12 फरवरी को रैली का बाकायदा इफ्तिताह होगा। कल से इसकी बाकायदा जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाएगा और आज से इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आज से इवेंट शुरू हो रहा है और बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां, और मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना दे वेरी 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 एक्साइटेड। उसकी रीज़न ये भी है कि कोविड की वजह से पिछले साल जो इवेंट हुआ या पिछले सालों की जो एक याद है कि भरपूर लोगों के हजूम के साथ आप ये इवेंट एंजॉय करते हैं, बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट इट्स हैपनिंग। मुलतवी नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया और इसका क्रेडिट बहरहाल पंजाब हुकूमत को डेफिनेटली जाता है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं दैट ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर भी होता है। और ये जो फराटे भरती हुई जीपें हैं ना, जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम गाड़ियां हैं और कैसे देखें जंप्स लगा रही हैं ऑन द ट्रैक, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरा साल तैयारी करते हैं और बड़े अपनी पूरी गाड़ियों को तैयार कराते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैक, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो उस वक्त वहाँ पर सहरा में होता है। चेयरमैन TDCP डॉक्टर सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है सर? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग जी। बड़ा जबरदस्त काम जी सुहेल साहब, मैं तो वीडियो देख के ही सुपर एक्साइटेड हो गई पिछले सालों की, और इस साल भी इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इवेंट होगा, उसमें सकाफती मेला भी होगा। क्रेडिट तो पंजाब हुकूमत को और खास तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को डेफिनेटली जाता है। जी अल्लाह का शुक्र है जी। एवरी ईयर जो है ये इवेंट बढ़ता जा रहा है और जो है हम इंशाल्लाह इसको कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। अच्छा, क्या तैयारियां की गई हैं इस दफा? कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो शरीक हो रहे हैं? थोड़ी सी डिटेल बताइएगा इस मेगा जीप रैली की।
सिटीजन की जो लास्ट जो हमारे पास जो फिगर है तो 160 प्लस जो है वो सिर्फ एक कैटेगरी में पार्टिसिपेंट थे। इस दफा हम डिफरेंट इस तरह से भी कह रहे हैं कि पिछली दफा हमने पहली दफा शुरू की थी डर्ट बाइक रेस भी और पैराग्लाइडिंग जो है वो इस दफा पहली दफा पिछली दफा जो है बहुत बड़े से पार्टिसिपेंट आए थे पैराग्लाइडिंग, लेकिन इस दफा एक प्रॉपर कंपटीशन हो रहा है पैराग्लाइडिंग का, तो वी आर इंक्रीजिंग। अब इस दफा नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ गए। कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शन जरूर है क्योंकि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट जो है वो एसओपी की वजह से हम शायद इस दफा जो बहुत वहाँ पे पॉपुलर इवेंट था जिसमें म्यूजिक शो होता था पूरे का पूरा, बहुत उधर के लोकल भी फनकार आते थे और बाहर से भी जाते थे, बहुत बड़ा इवेंट होता था, वो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जब हम नहीं कर रहे हैं, कैंपिंग हम पहले से थोड़ी कम कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एवरी ईयर जो है उसमें मैनी फोल्ड इंक्रीज जा रहा है। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो ना सिर्फ हम कैश करा सकते हैं पॉजिटिव इमेज के लिए, बल्कि वैसे भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सकाफती मेला भी होगा और इसके साथ साथ जंगल में जब मंगल होगा तो दुनिया को दिखाना तो जरूरी होता ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मीडिया का बहुत रोल है इसमें। मैं समझता हूँ कि जो इसमें इतनी पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो कई दफा तो करोड़ों में अपनी गाड़ियों के ऊपर खर्च करते हैं और जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेट मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और आप देखें पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, खासतौर पंजाब में आप देखें तो ये जिस ट्रेन में ये इस वक्त होने जा रहा है चोलिस्तान में हमने एक नया इस दफा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो शादी करेंगे हमारी एक डबल डेकर बस का, जो कि साइकिलिंग बस है भावलपुर में, और उसके साथ साथ जो है हमारा हमने एक नया बनाया है रिजॉर्ट जिसमें जो है इंशाल्लाह सोम आपको जो एक डेजर्ट सफारी है उसके लिए भी लोग जाया करेंगे वहां पे। और मैं आपको बताऊं, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट जो है वो हाँ तो फुल मून में वो वहां से जाने का एक जो अपना मजा है। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, लोग स्पेशली दुबई आते हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए। जो दुबई आता है वो कहता है डेजर्ट सफारी किए बगैर वापस ना आना। तो हमारे पास तो इतना खूबसूरत सहरा है और हम उसको यूज भी कर सकते हैं, लोकल टूरिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे अब जल्दी से टाइम फ्रेम बता दें कि ये कब से शुरू होगा, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू विजिट, कि मैंने भी डेजर्ट सफारी करना है क्योंकि मैं अभी तक दुबई नहीं गई। नहीं, इंशाअल्लाह ये सून, क्योंकि हमारा जो है ये रिजॉर्ट जो है ये बन गया है, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो इंशाअल्लाह इफ्तार करेंगे 1-2 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो हमारा सेकंड स्टेप है वो डेजर्ट सफारी को शुरू करने का है, जो कि बड़ी खूबसूरती जगह हमने सिलेक्ट की है जहाँ पे जाके तो लोग रहा करेंगे। पर ये जो रिजॉर्ट है उसमें भी हमने ये नहीं बनाया कि वहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर जिस तरह का रूटीन में बनता है उसी तरह हमने जो उसको शक्ल दी है वो भी सेम वही है जो उस इलाके के जिस तरह के वो घर बने होते हैं जिनको गोपा कहते हैं, उसी शक्ल के हमने वो बनाए हैं। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह ये सून वो जो है ये आपको ये डेजर्ट सफारी करने को मिलेगी। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी और उम्मीद है कि आप जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें इस रैली के हवाले से बताते रहेंगे, क्योंकि वी आर प्लानिंग ऑन एडिंग दिस आगे जब तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा इन आवर प्रोग्राम, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को बतानी चाहिए कि जब डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानियां हैं, वहाँ पर देयर इज़ अ गुड साइड एज वेल, जहाँ पर जाकर आप थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं। और जीप रैली को ख़ास तौर पर हमारा जो मेल साइड है, हमारे जो लोग लड़के हैं उनको वैसे गाड़ियों का बड़ा शौक होता है, जीप्स का भी शौक होता है, और रैलीज में तो वैसे ही वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उनको हम अपडेट्स देते रहेंगे और उम्मीद है कि आप जो है ना ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जीप रैली हो रही है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर सकाफती मेला एज वेल। सो गुड लक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देखते हैं सहरा का सुल्तान कौन होगा। मुझे जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहरे इक़्तिदार कल ऐसा लग रहा था कि मैदान जंग बन गया है। अक्सर मैंने सुना था कि इस्लामाबाद का मौसम बेहतर हो तो बादल नीचे आ जाते हैं,
सुहाना हो जाता है। कल टॉप व्यू जब लिया जा रहा था तो अगर आवाज बंद करके और बहुत गौर से ना देखा जाए तो ऐसा लगता था कि शायद बादल और धुंध, लेकिन वो बादल और धुंध नहीं, वो आंसू गैस की शेलिंग थी। मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग हुई, मुजाहिरीन के ऊपर झड़प होती रही वहां पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान। और आप ये देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर मुसलसल सारा दिन वक्फे से ये झड़पें भी जारी रहीं। तनख्वाहों में इजाफे के लिए ये सरकारी मुलाजिमीन डी चौक पर जमा होना शुरू हुए थे, फिर कंटेनर्स और रास्ते लगाकर इंतजामिया की जानिब से रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अभी इस पूरे दिन के बाद ये दावा किया है कि जी हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ऐलान तो कर दिया गया, आज दोपहर 2 बजे बाकायदा ऐलान होगा, लेकिन मुसलसल मुलाजिमीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक बाकायदा रिटन नोटिफिकेशन नहीं आता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस रहमान बाजवा का कहना है कि आज तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो हम फिर से पार्लियामेंट हाउस का रुख करेंगे। और इस वक्त रहमान बाजवा चीफ ऑर्गेनाइजर ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप अभी भी इस वक्त प्रोटेस्ट के उसके ऊपर ही मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि आज बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी होगा, ऐलान कर दिया जाएगा तनख्वाहों में इजाफे का। इससे पहले कि हम मुज़ाकरात के ऊपर बात करें, कल के सिनेरियो के ऊपर अगर बात करें तो ऐसा क्या हुआ? मुलाजिमीन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और मार्च कर रहे थे जिसकी इजाजत आइन और जमहूरियत देती है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी झड़पें होना शुरू हो गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं था, हर तरफ चीखों पुकार ही थी, मैदान जंग बना हुआ था इस्लामाबाद? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपका मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाई। देखिए, कल के हवाले से जो आपने पूछा है, जो भी मामलात थे, मुझे 9 फरवरी को ही गिरफ़्तार कर लिया गया था रात को मेरे कुछ साथियों के साथ। उसके बाद मुझे आम कैदियों की तरह रखा गया मुल्ज़िमान के साथ, और कल रात को अडियाला जेल मुझे मुंतकिल किया गया। मगर अभी बैरक तक जाना ही था कि मुझे इन्फॉर्म किया गया को वापस शिफ्ट किया जा रहा है मुज़ाकरात के लिए। तो कल जो भी सिनेरियो हुआ मुझे साथियों ने बताया, बहुत अफसोसनाक। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या वजूहात थी, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से मैं खुद लेट कर रहा हूँ वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को, इस्लामाबाद के मुलाजमीन को, एक पत्ता भी नहीं टूटा। मगर कल वाकई मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्या हुआ। आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको वजह क्या बताई गिरफ्तारी की? देखिए, जो नोटिफिकेशन मैंने ऑर्डर देखे थे मजिस्ट्रेट हमजा शफकात साहब के, उसमें मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैंने पूरे इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की इनडेफिनेट पीरियड की धमकी दी है। जो दूसरा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि मैंने इस्लामाबाद की पुलिस को धमकी दी है कि मैं बाहर आके इनसे इंतकाम लूँगा, जो कि मैं ये समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम तो पुलिस के मुलाजमीन के साथियों के भी लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो तफरीक है तनख्वाहों में, अपग्रेडेशन के हवाले से, टाइम स्केल के हवाले से पुलिस के साथियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थाना बाराकाऊ में था, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखा। थाना सेक्रेटेरिएट में थे, उसके बाद अडियाला जेल भी गए। जी जी। तो ये थ्रेटन करना ये भी समझ से बाहर था मेरे कि आप ये कह रहे हैं कि थ्रेटन किया गया, और उसके बाद जो झड़पें हुई, जिस तरह से वहां पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और फोर्स, एंटी-रॉकेट फोर्स जो है वो वहां पर मौजूद भी थी इस्लामाबाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान, काफी पथराव भी होता रहा, मैदान जंग बना रहा वो पूरा एरिया जहां पर ये प्रोटेस्टर्स मौजूद थे। अब ये दावा किया जा रहा है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। क्या वाकई में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? क्या बात हुई है आपकी हुकूमती टीम से? जी एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात 99.9% जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। मगर जो 0.0001% है, जब तक रिटर्न चीज़ हाथ में कोई नहीं आएगी हम इसको ज़ीरो ही समझेंगे, क्योंकि ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हमारी हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, हम बड़ा होपफुल होते हैं, उम्मीद से होते हैं, जब बाहर आते हैं तो खाली हाथ होते हैं। इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया था कि जब तक नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आएगा हम प्रोटेस्ट करेंगे। मगर मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है और आपके तवज्जुह से जो सियासी कायदीन है, मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये मुलाजमीन का प्रोटेस्ट है, मुलाजमीन का एहतजाज है, इससे सियासी उखाड़ा ना बनाएं।
शायद कल जो शेलिंग और ये हुई है इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पीडीएम ने इसका ऐलान किया हुआ था, और कल पता लगा है कि मोहसिन दावर साहब यहाँ पे आए थे जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात वगैरह भी देते रहते हैं गवर्नमेंट के हवाले से भी। मेरे लिए बड़ी परेशानी का बायस था, हम यहाँ पे होते तो हम उन्हें समझाते। ये मुलाजमीन का एहतजाज है, मुलाजमीन गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। बिल्कुल पुरमन थे, पुरमन है, इंशाअल्लाह ताला पुरमन रहेंगे। के एहतजाज को सियासी रंग ना दे, ना ऑपोजिशन ना गवर्नमेंट, और उनको सरकारी मुलाजमीन के तौर पर ही तस्लीम किया जाए और उनके मुतालिबात भी सुने जाए। अच्छा, अब आपने कहा कि 99.99% मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उन मुज़ाकरात में क्या क्या चीजें तय पाई हैं? कितने % तनख्वाहों में इजाफा होगा? कौन से स्केल में इजाफा होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि हमारे जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो टीवी के ऊपर ऐलान हुआ कि 40% तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं वफाक के हवाले से। तो हमें तो खुशी से छलांग लगाना चाहिए थी, बट जबकि रियलिटी ये थी कि हम मुज़ाकरात में थे, हमें तो कहा जा रहा था पैसे ही नहीं है। को 5-10% से शुरू हुए, मरते 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 हम बहुत ज़्यादा, आपको पता है 4-5 महीने से इसके ऊपर है, कोई 20% तक हम पहुंचे थे। यकदम ये ऐलान के 40% हमारी भी समझ से बाहर था। हमने कहा नोटिफिकेशन दें तो आए बाएं शाएं थी। इसका यही मतलब था कि 40% की इंक्रीज का जो ऐलान किया गया था, जो खबर फैलाई गई थी, मुलाजमीन को इस्लामाबाद आने से रोकने के हवाले से थी। हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि 1 in a hand is better than 2 in a bush, के जो एक हाथ में है झाड़ियों में 2 से बेहतर है। हम इस वक्त भी कह रहे हैं कि हमें 20% का नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दिया जाए। तो अभी आपने अग्री कर लिया है कि 20% इजाफा होगा, आपकी तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। इस चीज के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। 20 से 25% पे हमारी निगोशिएशन चल रही है इसी के ऊपर। इसके अलावा अपग्रेडेशन थी हमारी वफाकी मुलाजमीन की, तमाम सूबों में हो चुकी है, वफाक में रहती है, उसके ऊपर भी प्रिंसिपली 100% एग्री कर चुके हैं। अच्छा, आप इसके बाद टाइम स्केल प्रमोशन का मसला था हमारा, उस पे भी एग्री कर चुके हैं। जी रहमान साहब, आप बात कर रहे हैं फेडरल लेवल के मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की जो सेक्रेटेरिएट में और वहाँ पर वफाकी मुलाजिम हैं। अब आपके दीगर प्रोविंसेस से जो मुलाजमीन इस प्रोटेस्ट में ज्वाइनिंग किए हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब के जो मुलाजमीन आए थे आपके इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने, पंजाब हुकूमत ने तो कहा है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखें, बड़ा क्लियर कट मैसेज है। कल इंतज़ामिया के साथ भी बात हुई है कि एक तो ये सैलरी की इंक्रीज़ के हवाले से इंस्ट्रक्शन देंगे, ये किस कानून के अंदर है कि ये कार्रवाई करेंगे। क्या हमारे हाथों में लाठियाँ थी, क्लाशनकोव्स थी, गन्स थी, क्या था हमारे हाथों में? हम तो गरीब सरकारी मुलाजमीन हैं। और एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारी एफिलिएशन किसी न किसी पार्टी से हो सकती है, बट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है हम उसके वफादार हैं और अपना काम ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। तो किसी भी सूरत में मुज़ाकरात के अंदर ये शिक भी लिखी जाएगी कि अगर कोई भी इंतकामी कार्रवाई जो है अगर की गई है तो उसको वापस लिया जाएगा, किया जाएगा कि इंतकामी कार्रवाई या थाने कचहरी के हवाले से प्रोटेस्ट करने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई ना हो। जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, आपके इस धरने में और इस प्रोटेस्ट में हेल्थ वर्कर्स ने भी ज्वाइन किया था, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से भी बात हो रही है या अपने अपने मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं, देखें, क्लियर कट ये रह गया मुझसे, ये टॉप प्रायोरिटी पे था, क्योंकि तमाम सूबों ने कमिटमेंट की हुई थी कि जब तक हमारी बहनों का मसला हल नहीं होगा हम लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। तो वो भी कमिट कर लिए इन्होंने, क्लियर कट डायरेक्शंस देंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, इनकी रीइंस्टेटमेंट के हवाले से। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मामला हल हो चुका है। और जो टीचर्स थी हमारी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की डेपुटेशन से जो इनको फारिग किया गया है, उसके ऊपर भी एग्री कर लिया गया है कि उनको भी इंशाल्लाह ताला एडजस्ट किया जाएगा जो वेडलॉक पॉलिसी की। यानी कि आपके तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं और वो मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे, देखिए, मुतालबात बहुत से थे, कुछ हमने डेफर किए हैं बजट के हवाले से, यूटिलिटी अलाउंस और ये सारी चीजें, ये कभी भी नहीं होता कि गन पॉइंट पे आप आके कुछ गिव एंड टेक होता है।
दीज आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर हमने एग्री किया है। ठीक है, यानी कि तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन जो भी म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है उससे सरकारी मुलाजमीन मुतमईन है। थैंक यू सो मच रहमान बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रात गए मुज़ाकरात करना, बैठकर बात करना, कुछ अपनी मनाना, कुछ उनकी सुनना और मनवा लेना, ये पहले भी हो सकता था। ये पूरा सिनेरियो ऐसे मैदान जंग की तरफ गया क्यों झड़पें हुई, सरकारी मुलाजमीन ही सरकारी मुलाजमीन पर क्यों चढ़ दौड़े, उससे पहले ही क्यों नहीं बात कर ली गई थी, तभी क्यों नहीं मान लिया गया था। ये सवाल मेरा हमेशा एग्जिस्ट करता है इस तरह के प्रोटेस्ट में। लेडी हेल्थ वर्कर्स कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं और इस प्रोटेस्ट में वो भी शामिल हो गई थी। अभी तक जो ग्रैंड इनका अलायंस है उसके तर्जुमान तो ये कह रहे थे कि जी उनकी शिक भी इस मुज़ाकरात में शामिल है और मान ली गई है। तो उन्हीं से जान लेते हैं, प्रेसिडेंट लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन रुखसाना अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी रुखसाना साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें जो बताया गया है कि जो सरकारी मुलाजिमीन के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स की शिक भी है और उनकी टर्म्स भी मान ली गई हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा ही ज़बानी तौर पर देखने में आया है कि जो रात को मुज़ाकरात हुए हैं गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम के साथ, उसमें मैं भी शामिल थी अलायंस के साथ, तो उसमें ज़बानी तौर पर तो हमारे सारे मुतालबात माने गए। अब ये सामने आएगा नोटिफिकेशन की सूरत में कि अमली तौर पर वो कैसे हमारा ये मसला हल करते हैं। इससे पहले भी जब हमने एक हफ्ते का धरना दिया था अक्टूबर 2020 में, तो तब भी एक लेटर जारी हुआ था कि 3 महीने में हमारे मसाइल हल कर दिए जाएंगे, लेकिन वो ताहाल मसाइल हल नहीं हुए। तो अब देखते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग डायरेक्टरों को देते हैं और कितने ये सीरियस है हमारे मसाइल के हल के लिए। बहरहाल पहले उससे तो कौन से पॉइंट्स है रुखसाना साहिबा जिस पे इन्होंने अग्री कर लिया है आपसे, आपको यकीन दहानी कराई है कि वो माने जाएंगे? सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने के हवाले से और अपग्रेडेशन के हवाले से हमारे मुतालबात इन्होंने माने हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूंगी रियासती जबर और तशद्दुद की कि कल जो हमारे साथ सलूक किया गया है, वहशियाना जालिमाना सलूक, इतना तो बॉर्डर्स पर दुश्मन के खिलाफ भी नहीं किया जाता। तो ये किस चीज का इंतकाम लिया गया हमारे साथ, और मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि अगर हम फाइट कर रहे थे स्केल 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए, वही बड़े अफसरान छोटे मुलाजमीन के दुश्मन होते हुए नजर आए। ये किस तरह का ये कल्चर डेवलप हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, और कहाँ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं? क्या इस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा नहीं बनाया गया? हमारे ऊपर निहत्ते लोगों पर, मजलूम लोगों पर, खवातीन पर, बच्चे थे हमारे साथ, हमारी लेडीज इतनी शदीद जख्मी हो गई कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। ऐसा हुआ क्या रुखसाना साहिबा, क्यों सरकारी मुलाजिमीन पर चढ़ दौड़े? ऐसा हुआ क्या? आप क्या समझती हैं? क्या कोई नोगो एरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे आप लोग, जिस पर पुलिस ने रिएक्ट किया? क्योंकि पुलिस की जो वहां पर तादाद मौजूद थी, हम देख रहे हैं डंडे, लाठियां, शील्ड्स उठा रखी हैं उन्होंने, मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग की जा रही थी। इवन दो दे न्यू कि उनकी फुटेजेस भी बन रही हैं और वो मंजर आम पर भी आएंगे। कल सोशल मीडिया भरा हुआ था तनकीद से कि किस तरह से पूरा प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये तशद्दुद किया गया है। बिल्कुल, हम तो रेड जोन में भी नहीं गए थे, हम तो बहुत पुरअमन थे, हम कोई असलहा नहीं लेकर आए थे। अपने वतन, हमें इनसे ज्यादा अपना वतन प्यारा है, और ये शाह से ज्यादा जब शाह के खैर खा बनते हैं तो ये कैसा रियासत मदीना का तस्वर है कि मुलाजिम को मुलाजिम के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया गया। ये मुलाजमीन को सोचना चाहिए कि वो हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ इतने ज्यादा खैर खा हो जाते हैं कि अपनी आवाम को भूल जाते हैं, जबकि वो आवाम के खादिम है। चाहे ब्यूरोक्रेट्स है या चाहे अवामी नुमाइंदे हैं, आज इक़्तिदार पर बैठे हुए, कल नहीं होंगे। इनसे पहले भी बहुत सारे लोग आकर बैठकर चले गए, इनके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये खुदा को जवाबदेह होंगे। और हमारे लोगों के साथ जो कल जुल्म किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जुल्म कभी देखने में नहीं आया। हम सख्त तरीन अल्फाज में इनकी मजम्मत करते हैं और इस बात का भी इजहार करते हैं अपने अज़म का कि इससे बढ़कर भी अगर ये जुल्म करेंगे तो भी हम अपना हक छीनने से बात नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। तो क्या मुज़ाकरात के अंदर इसके ऊपर बात हुई जो कल पूरा सिनेरियो बना? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने कहा कि क्या हमारा जुर्म था। हमारे साथियों ने कहा, हमारे भाइयों ने कहा कि इतना ज्यादा जो हमारे ऊपर तशद्दुद रवा रखा गया है कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इसका हिसाब कौन देगा? वो जो शेल चलाए गए हैं, आपको पता है एक्सपायर थे, वो उससे अमवात भी वाक़ई हो सकती थी। इतना बहिमाना जो हमारे साथ सलूक रवा रखा गया है, इसका हिसाब कहाँ लिया जाएगा? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज का नोटिस नहीं लेगी? कौन सा इदारा इतना बाइख्तियार है जो इनको लगाम डाले, जो पूछे कि अवाम के साथ, निहत्ते मजलूम मुलाजमीन के साथ जो सिर्फ अपना हक मांगने के लिए आए थे, ये सलूक रवा रखना कहाँ की इंसानियत है? अभी तो इंसानियत भी नहीं है, ये बात रियासत मदीना के करते हैं।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिब, आप हमारे साथ मौजूद थी। गुस्सा उनका बजा था, ख़वातीन बच्चे इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खान साहब भी कहा करते थे ना कि एहतजाज करना जमहूरी हक है। उन्हीं के दौर में ये अनाउंसमेंट्स हुआ करती थी कि फैसलाबाद बंद हो जाएगा, लाहौर बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, यूटिलिटी बिल्स चला दो, सिविल राइट्स की को फॉलो नहीं करो। ये तमाम चीज़ें हमने छोड़ दी उस चीज़ को कि वो सियासी बयानात थे, एक सियासी जलसे के अंदर खताब था। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आपका आइन, आपका कानून, आपकी जमहूरियत उस चीज़ की इजाज़त देती है, तो फिर उसको ऐसे टैकल करना और इस तरह से जालिमाना सलूक करना किसी तौर जायज़ नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। उम्मीद है कि इनके जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और ये हमेशा की तरह नहीं होगा कि सिर्फ धरना मुंतशिर मुजाहिरीन को करने के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और ये सरकारी मुलाजमीन जो कई दिनों से न सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बल्कि कल उन्होंने बहुत सफ़र किया, तो उसके लिए उनका अजाला हो सकेगा और उनके मुतालिबात वाकई में, सच्चाई में, अमानत में उनको दे दिए जाएंगे बाकायदा रिटन फॉर्म में। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। परेशानी 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 और टेंशन से ऐसे दिमाग घूम जाता है, ख़ासतौर पर जब आप हर नज़र जो तरफ घुमाओ तो आपको इश्यूज़ नज़र आते हैं, वो पॉलिटिकल हों, जैसे भी हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद में कल क्या होता रहा, फिर उसके साथ साथ सेनेट के लिए क्या हो रहा है, अदालती कार्रवाइयों के लिए क्या हो रहा है, तो सारे सीरियस इश्यूज़ में आप एकदम से लिटरली घूम जाते हो। लेकिन वहीं पर कल का दिन अहम तरीन भी था और मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी कल, जब मैं देख रही थी तो ये अपडेट जब आई तो अब यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जब कुछ बेहतर होता है, कुछ अच्छा होता है, तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला ये कायम और दायम रखे और पाकिस्तान जो हमारी जान है, बिगर पिक्चर में हम सब लोग फाइट कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही, तो वो कायम और दायम रहना भी चाहिए और उसकी तरक्की के लिए दुआगो भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कल एक अच्छी खबर आई थी। 16 साल के बाद कल का दिन अहम इसलिए भी रहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 अरब शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई जो 16 साल से नहीं हुई थी। बुध के दिन शेयर्स की खरीदो फरोख्त में वर्ल्डकॉल टेलीकॉम 37 करोड़ शेयर्स के साथ सरे फहरिस्त रही और उसके शेयर्स की कीमत ₹1.68 थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में के इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पर रही जिसके शेयर्स की कीमत ₹4.54 थी और उसके 10 करोड़ 70 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज भी मंदी रही और KSE 100 इंडेक्स 30.48 पॉइंट्स की कमी के साथ 46,644 पर बंद हुआ। सीमेंट के शोबे का कारोबार रुझान के बरकस रहा और 19 में से 17 स्टॉक्स में बेहतरी के साथ 2.5% और 7.5% पर रहा। तो ये तो थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जहां अद्वियात की कीमतें और डॉक्टर की फीसें आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, वेलफेयर सिस्टम नहीं है, इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है, लोग अपनी मेडिकल के एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त करते हैं। सरकारी अस्पतालों में इतना लोड है कि जो हमारा मिडिल मैन है, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, वो प्रेफर करता है कि वो प्राइवेटली अपने बच्चों को दिखाकर जो थोड़ी बहुत फीस वो दे सके, जो उनकी हैसियत में आती है, उसको देकर गुजारा करते हैं। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में रिहाइश, खुराक और सेहत शामिल है, जबकि हर रियासत के शहरियों का बुनियादी हक होते हुए उनको रियासत की जानिब से तकरीबन मुफ्त फराहम किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस डगर पर है जहां हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। वो KPK से शुरू हुआ और पंजाब में भी इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत वक्त लगेगा जब सब लोग उस हेल्थ कार्ड की अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। लेकिन ऐसे में मुमलिकत खुदादात में तो हमें बुनियादी ज़रूरियात मुफ्त तो दूर की बात, पैसे अदा करके भी ठीक नहीं मिलती। हमारे मुल्क में मौजूद डॉक्टर्स की अक्सरियत हवस की पुजारी भी बन चुकी है। जी हाँ, मैं बड़े अनफॉर्चुनेट स्टैट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डॉक्टर्स जिनको मसीहा कहा जाता है, जो कहीं तो 48 घंटे शिफ्टें करके हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन कहीं पर जब बात की जाती है प्राइवेटली या उनकी अपने ओन की, तो इस मुकद्दस पेशे के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है, पैसा कमाने का धंधा बना लिया जाता है, जिसे जनरली कमर्शियलाइज्ड डॉक्टर भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉक्टर, one who are basically doctors, the second one are commercial ones जो एक्चुअली सिर्फ पैसा कमाने बैठे हैं। हेल्थ केयर कमीशन की मौजूदगी के बावजूद मुल्क भर में डॉक्टर्स ने मरीजों के मुआयने के लिए मनपसंद फीसें रखी हुई हैं जी, और मुसलसल वसूली का उसका सिलसिला भी जारी है। कोई कार्रवाई नहीं होती, मरीज से कुछ मिनट बात करने के
1000 से लेकर 2500 बेसिक, और उससे ज़्यादा अगर आप किसी बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास चले जाएं तो यहाँ पर 3-3000 3500 फीस भी वसूल की जा रही है। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये एथिकल ग्राउंड्स पे कहाँ फॉल करता है, क्यों डॉक्टर्स कमर्शलाइज्ड हो गए। ऑल्दो दिस इज वन ऑफ दोज प्रोफेशन जो कभी कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए, वो पैशन खिदमत करने का दिल से निकलना चाहिए। हमारे साथ पीएमए के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशरफ निज़ामी साहब, जो कि हिमसेल्फ एक बहुत अच्छे डॉक्टर, और मैं उनसे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की तारीफ इसलिए नहीं करी कि मैं उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिली हूँ। जनरली डॉक्टर वो अच्छा है जो प्राइवेटली आपको इज्जत दे, आपके दर्द को समझे, आपको समझाए, और ऐसा ना लगे कि आपसे सिर्फ अपना बटुआ भरने के लिए बात कर रहा है। तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तारीफ आपकी बिल्कुल इसलिए नहीं थी कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ये तारीफ इसलिए भी नहीं थी कि आपसे हमने इस टॉपिक पर बात करनी थी तो मुझे बोलना पड़ा, दिल से निकली थी। और मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर्स के नाम अपने फिंगर टिप्स पर ले सकती हूँ जो एक्चुअली अवामी इंसानी खिदमत के लिए अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो चाहे पब्लिक डिपार्टमेंट्स में हो या चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हों। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है कि डॉक्टर कमर्शियल हो जाता है और सिर्फ पैसे की भूख में वो किसी का बच्चा बीमार कर देता है, वो मजीद ऐसी चीजें बीच में इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है कि बस उसकी फीस आती रहे, उसके पैसे और उसकी जेब भरती रहे, देखा जाएगा मरीज की हेल्थ क्या है मैटर नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि आपने आज बहुत ही सेंसिटिव और पॉजिटिव एंड नीडेड टू बी एड्रेस जो है इशू आप उसके ऊपर बात कर रही हैं। देखिए, डॉक्टर्स के बारे में ये कहना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस एक मुआशरे के अंदर, और जो इंसान है मुआशरे का ये भी एक हिस्सा है डॉक्टर है, और जो इस वक्त मुआशरे के अंदर हमारी इंसानी कदरें नीचे जा रही हैं, डॉक्टर भी सर्टेनली उसके साथ इफेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर्स के भी एटीट्यूड और बिहेवियर। लेकिन ये कहना कि हर डॉक्टर ही ऐसा होगा, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो। जैसा कि आपने खुद भी फरमाया कि कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा लोग हैं जो कि अभी अच्छे हैं और अपनी उन अक़दार को, अपने उन बिहेवियर्स को, अपने उन रवैयों को जो मेडिकल एथिक्स के अंदर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर अब ये प्राइवेट प्रैक्टिस का एक अजीब सा जुनून निकल गया है कि एक तो आपके टाइम में आपसे शेयर करूं कि हुकूमत सिर्फ 30% लोगों को सेहत की सहूलत फराहम करने में कामयाब हो पा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। 70% जो लोग हैं वो इस वक्त जो है प्राइवेट सेक्टर से ही इलाज करवा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि मतलब कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी की तरफ देख रही है और केपीके के अंदर अल्लाह करे कि ऐसा हो कि वहां पे अच्छी चीजें बने, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा अभी तक कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो हुकूमत है वो सेहत के बारे में पॉजिटिव और उस इक़दामात की वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हम तवक्को रखते हैं एज बीइंग द सिटीजन के आने चाहिए, वैसा नहीं है। अब फीस के मामले के अंदर देखिए, फीस अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने जिंदगी गुजारनी है, उसने अपना स्टेटस भी कुछ मेंटेन करना होगा और उसका जरिया कमाई कोई सरकार तो देती नहीं है। सरकार जब नहीं देगी तो उसने वही है जो कि उसका क्लाइंट है, जिसको अब अमेरिकन ने एक नई टर्म यूज कर दी, नॉट टू कॉल एज अ पेशेंट, दे कॉल हिम एज अ क्लाइंट। तो आप अब समझ सकती हैं हाशमी कि अगर एक क्लाइंट है तो क्लाइंट के साथ आपने कैसे और क्या बिहेव करना। मैं जाती तौर पे और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम जिम्मेदारी से समझते हैं कि ये रवैये दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान के अंदर हमें रेगुलेटरी और डॉक्टर्स का एक तशख्खुस और डॉक्टर्स की जो एक अहमियत है और उसका जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, उसको कायम कर लेना चाहिए और हुकूमत को उसके अंदर जो है वो मदद देनी चाहिए। मैं एक चीज आपसे शेयर करूं, मतलब मैं आज से 25-30 साल पहले, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ टू बी अ सोशल वर्कर, तो मैंने एक तजवीज दी थी हुकूमत को कि प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चूंकि हुकूमत का वो हाथ बिटा रहे हैं सेहत की सहूलतों के अंदर, कैन यू इमेजिन कि इनके बिजली जो है इनके साथ कमर्शियल है, पानी इनको कमर्शियल है, गैस इनको कमर्शियल है, इनके ऊपर जो अखराजात उठाते हैं उनके कमर्शियल है। हाउ कम्स कि हम उनसे फिर तवक्को करें कि वो किसी तरह से मसीहा की बात करेंगे? जस्टिफाइड नहीं है ना। आपको याद होगा कि जब टैक्सेस की बात की गई थी कि कोई भी डॉक्टर जितनी भी फीस लेगा अब वो ऑन बोर्ड होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा और टैक्स पे करेंगे, तो सबसे ज्यादा चीखें भी इनकी निकली थी। क्यों? अगर आप 3000-2500 पर पेशेंट 15-20 मिनट की फीस ले रहे हैं और आपके पार बाहर रश लगा हुआ है, तो स्टेट की भी फिर जिम्मेदारी है कि वो टैक्सेस ले, तब आपको अपने तमाम मसाइल याद आ जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट केयर की बात आती है, बेड साइड मैनर्स की बात आती है, मेडिकल एथिक्स की बात आती है, इतना तो मैंने पढ़ा है कि ये सब कुछ आपको MBBS में पढ़ाया जाता है, वो आप भूल जाते हैं।
मैं समझता हूँ इसमें पढ़ने या पढ़ाने का नहीं, ये हमारे मुआशरती रवैये हैं। अब किसने कहा है कि हमें आपस में बातचीत अच्छे अंदाज से करनी चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए? इसके लिए तो किसी MBBS या मतलब MSc करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब हमारे मुआशरे के अंदर मुआशरती रवैये और कोई ना कोई नॉर्म्स है, मुआशरती सोशल नॉर्म्स हैं, जिनके तहत बैठ के ही हम आपस के अंदर कोई अच्छे रवैये रखते हैं। और ये कहना कि भी टैक्सेशन का मामला और टैक्स की, मैं समझता हूँ इट इज अ डिफरेंट टॉपिक इन अ वे कि हुकूमत जितने टैक्स और फीसों के ऊपर रेगुलेशंस की बात की जाती है तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ परेशान हो जाते हैं बल्कि प्रोटेस्ट की साइड पर भी चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मैंने पर्सनली अभी एक्सपीरियंस किया और मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इस टॉपिक पर ना सिर्फ प्रोग्राम करना चाहिए बल्कि लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि इफ़ दे आर विक्टिम ऑफ सच सिचुएशन तो वो क्या कर सकते हैं। अब हुआ ये कि मैं अपनी पर्सनल मिसाल दूंगी लेकिन मैं डॉक्टर या हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, मेरे जर्नलिस्टिक एथिक्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते और ऐसा ना लगे कि मैं कोई पर्सनल एजेंडा लेकर चली हूँ। हुआ ये कि मेरा बेटा बीमार हुआ, आई वेंट टू अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राइवेटली, मैंने जाकर उनको चेक कराया। शी रोट मी द सेम एग्जैक्ट मेडिसिन जो मैं ऑलरेडी ले रही थी, बट शी गाइडेड मी वेल, तो मैं ठीक हो गई। बट वो टेस्ट लिख कर देना चाहती थी उस दिन, उन्होंने नहीं लिख कर दिया कि मैं एक दिन ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। अब एथिकली नॉर्मली मैं जैसे पहले भी बहुत से डॉक्टर्स के पास गई हूँ तो वो ये कहते हैं विद इन 3 days अगर आपने स्पेशली टेस्ट या रिपोर्ट्स के लिए चक्कर लगाना है तो यू डोंट हैव टू पे फी। आई वेंट एग्जैक्ट नेक्स्ट डे, आई थिंक 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, तो आई वेंट टू हर एंड आई टोल्ड हर कि बुखार कम नहीं हुआ तो क्या हम टेस्ट करा लें। That was it। ये क्वेश्चन था उस विजिट का जिसमें उन्होंने सेम लेक्चर पिछले दिन वाला रिपीट किया एंड शी चार्ज्ड फीस अगेन। 5000 हो गए। देन शी सेड कि 5th डे आके आपने मुझे चेक कराना है। वी वेंट ऑन द 4th डे जस्ट ये दिखाने के लिए कि मेडिसिन कंटिन्यू रखें या ना रखें, क्योंकि मेडिसिन मुसलसल सेम चल रही थी, प्रिस्क्रिप्शन सेम चल रही थी, कोई टेस्ट नहीं लिख के दिए, कुछ नहीं किया गया। शी चार्ज 2500 अगेन। इट केप्ट मी थिंकिंग कि 4 दिन में सेम मेडिकेशन जो मैं ऑलरेडी भी दे रही थी, जो जनरल हम देते हैं पैरासिटामोल टाइप सिरप्स, उसके लिए इन्होंने मुझसे 7500 रुपए चार्ज किए विदाउट एनी स्लिप चार्ज किए। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि फॉलो अप चेकअप में हम फी चार्ज नहीं करेंगे, तो डू यू एक्चुअली चार्ज या आपकी पीए ने मेरे से ज्यादा ले ली है? सो शी गॉट ऑफेंडेड, उन्होंने मेरे से बदतमीजी की और रूड हो गई। एंड देन शी सेड कि आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं, मैंने आपकी सवाल सुने, आपके जवाब दिए, तो मैं तो चार्ज करूंगी। ये एटीट्यूड मुझे थोड़ा अनोइंग भी लगा, बट आई डिडंट से एनीथिंग टू हर एंड आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड आई वेंट टू अनदर डॉक्टर। ये सिचुएशन मेरे साथ हुई लेकिन बहुत से लोगों के साथ होती है। जस्ट बिकॉज वी कैन, क्या हमें देनी ही पड़ेगी फीस? क्या उन 4 दिनों का वो 7500 रुपया जस्टिफाइड था? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो रेगुलेटरी बॉडी की आप कर रहे हैं तो डॉक्टर्स आर नॉट बीन रेगुलेटेड। आपने तो 3000 फीस कहा, डॉक्टर्स की यहाँ 5000 6000 फीसें भी है। बिल्कुल ठीक है। और इस किस्म का तो कतई तौर पे कोई उसके ऊपर वो बंदिश नहीं है। बाकी रेस्ट ये कि हर इंसान के एथिक्स के साथ ही है कि आप टेस्ट लिखते हैं। ये बात मैं डॉक्टर साहब के साथ की मतलब मानना चाहूंगा कि डॉक्टर ने एक एडवाइजरी फीस ही लेनी होती है। जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट मीन बाय कि आप उसने कंसल्ट किया, डज नॉट मीन कि उन्होंने कोई टेस्ट लिखे या टेस्ट करवाई या ना की। लेकिन ऐसा नॉर्मली हमारी डॉक्टर साहब इंटेंशनली डिले करना, ऐसे टेस्ट लगाना कि बार-बार विजिट्स पे आए। मैं इतनी समझदार तो हूँ, चीजों को देख के आपके साथ मैंने कोई 100 के करीब इंटरव्यूज किए होंगे, तो मेडिकल सिस्टम का मुझे इतना तो अंदाजा है कि कहां पर हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कहां पर जेन्युइन इशू है। मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, अब आपका इख्तलाफी नोटिस किया है कि बिकॉज शी चार्ज्ड, मैं आपके साथ ही बिल्कुल समझता हूँ कि चार्ज मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन इंसान को चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फैसला करना कि डॉक्टर ने बुलाया, क्यों बुलाया, फॉलो अप, ये मैं समझता हूँ कि लेट इट बी ऑन द डॉक्टर। एग्जैक्टली, ये जिंदगी के अंदर ऐसा ही होता है कि डॉक्टर वांट्स टू फॉलो अप आपके बच्चे को। और बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, इनमें देखें बहुत सा जो है देखने की जरूरत होती है और रिपीटेडली चीजें देखने के लिए, क्लिनिकल चीजें देखने 100% अग्री डॉक्टर साहब, एंड वी वर बीइंग केयरफुल, हमने रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए जब बुलाया हम गए भी। बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आप एज अ प्राइवेट डॉक्टर, एज अ पब्लिक सर्वेंट जो आपने पढ़ाया भी है, टीचर भी है, क्या आप समझते हैं कि एक्चुअली हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह की होनी चाहिए कि प्राइवेट डॉक्टर्स भी ऑन बोर्ड आए? हेल्थ केयर कमीशन इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस तरह के इश्यूज को बाकायदा प्रॉपरली, अगर कोई सारे
क्लाइंट कह लें, आप पेशेंट ना कहें, इन्वेस्टिगेट कराना चाहे तो उसकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन भी हो? देखिए, ये मैकेनिज्म मौजूद है। हेल्थ केयर कमीशन पंजाब के अंदर, इत्तेफाक से मैं उसकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का कन्वीनर हूँ, लाइक चेयरमैन। तो ये मैकेनिज्म तो मौजूद है हेल्थ केयर कमीशन का, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन करेगा क्या जब वहां पे कानून ही मौजूद नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स के रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये फ्लॉज अभी तक मौजूद है, क्योंकि उसकी कानून साजी ही नहीं है। बाकी जो आपका ये कि दूसरे दिन फीस लेना, तीसरे दिन फीस लेना, नॉर्मली जो विद इन अ वीक और 10 डेज जो डॉक्टर्स हैं दे डोंट रिचार्ज, दोबारा से चार्ज। वो फिर एथिकल डॉक्टर्स होंगे ना, वो एक्चुअली डॉक्टर्स होंगे, वो कमर्शियल डॉक्टर्स नहीं होंगे। सो सवाल मेरा बिल्कुल एक छोटा सा, कि आप समझते हैं एक्चुअली रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? इट इज देयर जी, बाकायदा तौर पे है। देखिए, प्राइवेट डॉक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए डॉक्टर्स के बिहेवियर को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, और इसी तरह से हेल्थ केयर कमीशन है। पंजाब के अंदर भी है, सिंध में भी है, फेडरल टेरिटरी के अंदर भी बहुत मौजूद है, जो कि हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स को, जो उनके क्लिनिक्स को रेगुलेट करते हैं। और मैं समझता हूँ हमारे रवैये देखें, मतलब एक चीज जो है कि डॉक्टर बेचारे की, अब डॉक्टर ने भी अपनी गुर्बत तो इन्हीं मरीजों के साथ ही क्या किया। डॉक्टर साहब बस ये कमर्शियल डॉक्टर्स को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस चीज पे मैं आपका साथ नहीं दूंगी। आप क्यों नहीं करते? क्या आपने नहीं गुजारा करना? आपने घर में खाना नहीं खाना? आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या आप भी इसी तरह से कहते हैं कि जी पहले फीस रखो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पहले अगले दिन भी आना है, विद इन 24 आवर्स भी आना है, फीस रखो फिर बात सुनूंगा? ऐसे तो नहीं होता, आप क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं क्या करता हूं, आप क्या करती हैं, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल के मुआशरे के अंदर जैसी चीजें हैं, लेकिन एक नॉर्म सोसाइटी के अंदर जरूर एग्जिस्ट करती है, और मैं समझता हूं कि इस किस्म की कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। और अमूमन डॉक्टर्स ने अगर ऐसा करते हैं तो लिखा होता है, ये लिखा होता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एथिक्स, इट्स ऑल अबाउट नॉर्म्स एज वेल, एंड ऑल्सो that's what makes you a good doctor or a bad doctor or a commercialized doctor. So I think ये terminologies, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में इंट्रोड्यूस हो गई है कि पेशेंट के बजाय क्लाइंट कहा जाता है, तो यहाँ पर भी आम होना शुरू हो जाएंगी कि ये कमर्शलाइज्ड डॉक्टर है और ये एक्चुअल डॉक्टर है। तो ये डेफिनेशंस आई थिंक अगर बुरी लगेगी किसी डॉक्टर को तो उसको अपने एथिकल नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, और आपने यू वेल रिप्रेजेंटेड ऑल द डॉक्टर, बट कमर्शलाइज्ड डॉक्टर्स को जस्टिफाई करना आई थिंक वो बिल्कुल भी किसी तौर कबूल नहीं होगा। और आपने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्चुअली मौजूद है, हेल्थ केयर सिस्टम भी मौजूद है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, आप खुद नहीं सोचेंगे कि आपने खिदमत करनी है प्रोफेशन के साथ साथ, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, और चूंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो कोरोना के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,452 टेस्ट हुए, जिसमें से 1502 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक का शिकार हुए। वायरस से 57 अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार गए, और हलाकतों की तादाद इस वक्त मजमूई तौर पर 12,185, जबकि मजमूई केसेस 5,49,093 तक जा पहुंचे हैं। फ़हाल केसेस इस वक्त 30,225 है। सो कोविड से बचने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने हाथ को बार बार धोना है, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ इन 3 चीज़ों से बच सकता है जब तक प्रॉपर्ली वैक्सीन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। सेलिब्रिटीज़ की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कराएंगे। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाते हैं कि हैवी बाइक्स का आजकल बड़ा सीजन चल रहा है, या हैवी बाइक्स का, या मोटरसाइकिल का, या स्कूटीज़ का। सो सच अ क्यूट कपल, यासिर हुसैन एंड इकरा अजीज़, जो आधी रात को निकले कराची की सड़कों पर, और आई थिंक कराची ही है ये जहाँ उन्होंने सड़क पर पूरा इंजॉय किया एज अ कपल, और पूरी वो गुजर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और बाकायदा उनकी वीडियो भी बन रही है, क्योंकि साथ साथ कोई उनके फ्रेंड आई थिंक गाड़ी में जा रहे हैं। सो अब नेक्स्ट फुटेज की तरफ चलते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट है जी कपल जिन्होंने इसको ऑन किया। ये कपल कौन सा है? ये जरा बिग स्क्रीन करके दिखाएं, ये कौन है? ये तो सीमल हाशमी लिखा आ रहा है, क्योंकि इनकी वीडियो देख के मुझे, और मैंने अपनी वीडियो बनाई और मैंने भी ट्वीट कर दी, बट मुझे नहीं पता था कि नोमान आप ये शामिल कर लोगे। सो दैट्स मी एंड माय हस्बैंड,
मैंने सोचा कि सेलिब्रिटीज ही क्यों मोटर बाइक और हैवी बाइक पर जो है वो घूमे सड़कों पर, हम क्यों नहीं। तो उनकी वीडियो देखकर आई गॉट अ लिटिल जेलस एंड आई डिड दिस वीडियो एंड आई थिंक सेलिब्रिटीज करते भी इसलिए टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड ये मज़ा आया। हवा चल रही थी ठंडी और हैवी बाइक के ऊपर चूंकि वीडियो बनानी थी तो वी वर द न्यू वंस, तो हमने स्लो उसको चलाया ताकि वीडियो के अंदर आ जाए। बट नेक्स्ट वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो एक और कपल है जी, उमैर जायसवाल और सना जावेद। क्योंकि पहले इकरा अजीज और यासिर हुसैन की आई और उमैर जायसवाल और सना जावेद भी आया एंड दे वर ऑन हैवी बाइक, बट अभी कुछ रीजंस की वजह से हम वो प्ले नहीं कर पा रहे। लेकिन आई थिंक दिस इज अनफ टू इन्फ्लुएंस यू एंड इफ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आपके पास हैवी बाइक है तो आप जरूर उसकी वीडियो बनाएं, ट्वीट करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिंदगी का मजा दोबाला कर देती है और आप यकीन जानिए कि ऐसी चीजों से ना सिर्फ आप उस मोमेंट को यादगार बना लेते हैं बल्कि आपकी शाम और आपकी पूरा जो अगला 4, 5, 6, 7 घंटे हैं वो खुशगवार गुजरते हैं। तो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और ख़ास तौर पर तब जब अल्लाह ताला ने आपको तमाम नेमतों से नवाजा हो। हमारे अगले गेस्ट और अगली स्टोरी जिसकी तरफ मैं जा रही हूँ, अहमद अली जोया। उनको जब मैंने देखा तो मुझे एक पिक्चर याद आ गई जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और वो पिक्चर एक छोटे से बच्चे की थी जो एक हॉस्पिटल के बेड पर बैठा है और उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है एंड आई थिंक उसको आर्टिफिशियल पाँव लगाने की और उसकी पूरी मेजरमेंट्स लेने की ये तैयारी की जा रही थी और सोशल मीडिया पर लोग ये शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इन लोगों की हिम्मत बननी चाहिए। तो ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अली जोया, अहमद अली जोया साहब, जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं लेकिन किसी तौर उन्होंने अपनी इस कमी को कमी नहीं समझा, अपनी हिम्मत बना लिया, अपनी ताकत बना लिया और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में गुजारने की कोशिश की। तो देखिए कि वो अभी ये वीडियो हम उनके शेयर कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। सो हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अहमद के लिए, थैंक यू सो मच इसलिए भी कि आप हम जैसे नॉर्मल आम से लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि आप लोग अपनी कमी को कमी नहीं रहने देते बल्कि ताकत बना लेते हैं और ज़िंदगी इस कदर खूबसूरत तरीके से गुजारते हैं कि हमें रश्क भी होता है और इंस्पिरेशन भी मिलती है। अहमद, ये कितना मुश्किल है हाथ ना होना और अपने पैरों को हाथों के तौर इस्तेमाल करना। आप ट्रैक्टर चला लेते हैं, आप हर चीज अपना काम खुद कर लेते हैं। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। ट्रैक्टर गड्डी भी चला लेना, अपना बैग भी यूज कर लेना वा। हर काम में जो ना खुद मुश्किल है ऐसा वैसा है कि काम होता है कि मैं नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैनू बड़ी ताकत दी है कि मैं हर काम च ना मैं जड़ा चाहना वो कर लेना ठीक ठाक, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अहमद, कभी मुश्किल लगा कि ये मैं नहीं कर सकूंगा, हिम्मत टूटी, कभी मायूस हुए? नहीं, कोई हिम्मत नहीं टूटी। मुश्किल कोई काम नहीं, जड़ा मैं मुश्किल होता मैं उन्हें कर लेना बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा वैसा मुश्किल काम नहीं होता। घर में कौन सपोर्ट करता है? घर में या आपने किसी से सीखा? क्योंकि पैरों की मदद से ये सब कुछ कर लेना आसान तो नहीं है। करना मैं। आपके घर में कौन कौन है अहमद? घर अम्मी, अब्बू, भाई, बहन। बिल्कुल सही, बहुत बाहिम्मत इंसान जी, और ऐसी मिसालें और ऐसे लोगों से आपको मिलवाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे मसले, हम आम लोग जो अल्लाह ताला की हर नेमत से हाथ पाँव सब कुछ सलामत और जिसे कहते हैं कि आपके पास कोई कमी नहीं है अल्लाह ताला की, लेकिन इसके बावजूद हम अपने इतने मसाइल का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो ये लोग जो डिफरेंटली एबल्ड हैं,
ये तो हमसे ज़्यादा बाहिम्मत हैं, ये हमसे ख़ास हैं और इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और इनसे इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच अहमद फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत हमेशा इसी तरह से बरकरार रखे। इसी के साथ आपको एक और खबर भी देते चलें, आगे बढ़ेंगे जी। और कल ये खबर सुनने में आई कि बाज़ बैंकों ने अपने ATM से रकम निकालने के बाद रसीद लेने पर ₹2.5 की कटौती शुरू कर दी है। खबरदार, होशियार, अगर आपको रसीद नहीं चाहिए तो बिला वजह रसीद के लिए अब यस ना करें, क्योंकि आपसे बाकायदा पूछा जाएगा। जब आप ATM इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके बाद एक विंडो आएगी जिसके ऊपर लिखा होगा क्या आप रसीद लेना चाहते हैं, और अगर आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो ₹2.5 गए आपके अकाउंट से। सो वो ₹2.5 उस वक्त शायद आपको फर्क ना डाल रहे हो, लेकिन बार बार ट्रांजैक्शंस में वो कटौती मुसलसल होती रहेगी, जो कि पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था। मुल्क में कमर्शियल बैंकों के 5.5 करोड़ सारिफीन हैं जो ATM पर बैलेंस रकम रसीद लेने या कैश लेने पर रसीद लेगा, इसके अकाउंट से ₹2.5 फी रसीद काट लिए जाएंगे। और इस ज़मन में स्टेट बैंक का ये कहना है कि मरकजी बैंक ने इस पर चार्जेस आयद करने की कोई हिदायत जारी नहीं की, ये अपने ओन पर किया गया है। जबकि तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर का ये भी कहना है कि बैंक अपनी खदमात के एवज सारिफीन से चार्जेस लेने में आज़ाद हैं, यानी कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, वो नहीं मना कर सकते। जो भी शेड्यूल ऑफ चार्जेस वो शाया करते हैं उनकी कटौती होगी। ऐसा होता है ना कि आप एक बैंक का ATM जब किसी और वन लिंक के जरिए ATM पर यूज करें तो कटौती होती है, टैक्सेस काटे जाते हैं, तो इट्स मोर लाइक दैट। बट अगर आप सेम बैंक का सेम ATM भी यूज करेंगे तो पर रिसीप्ट आपको रिसीव होगी कागज की, वो उस पर ₹2.5 कटेंगे। तो मैं तो आइंदा नहीं पूछने वाली बैलेंस, मुझे याद रखना पड़ेगा। बैलेंस नहीं मैं पूछने वाली, रसीद नहीं लेने वाली। मैं क्यों अपने ₹2.5 कटाऊं उस पर्ची के लिए जो हम शायद वहीं फेंक आते हैं। तो केयरफुल हो जाए थोड़ा सा। मतलब ये जो एक सिलसिला है कहीं ना कहीं ₹2.5 आपको शायद नुकसान ना दें, लेकिन आप सोचिए कि बैंक जो है इसमें इतने सारे सारिफीन बैंक इस्तेमाल करते हैं, ATM इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना की बेस पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ₹2.5 करके पर डे के हिसाब से आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि नहीं है और वो कर सकते हैं। इट्स देयर जुरिडिक्शन और वो कर सकते हैं और हो चुका है कुछ बैंक्स के लिए। देखना ये कि अक्रॉस द बोर्ड ये होता है या नहीं होता। एनीवेज जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।